ठीक है। अब मैं देखो बहुत इंपॉर्टेंट काम बता रहा हूँ, जिसको भी अभी थोड़ा डर लग रहा है कि पीटी को लेके ऐसा कुछ है, तो मैं सीसेट को और जीएस को लेके ना मतलब ये स्पेसिफिक बता दूंगा कि भाई यही कर लो, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे मैं सीसेट के लिए अभी मैं बार बार बता रहा हूँ, कंप्रेंशन मेरे वीडियो देख लो बार बार, ठीक है, खुद से बार बार प्रैक्टिस कर लो, उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार करो कंप्रेंशन के, ठीक है। अपन वो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के करो, उसमें आंसर खोजने का प्रयास करो, ठीक है। कंप्रेंशन का यही काम करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। रीजनिंग मैथ के लिए 2011 से लेकर 2023 तक ये मेरे वीडियो देख लेना, बार बार इसी को देखो अच्छे से, क्योंकि मैं मेथड सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद में एनसीईआरटी जो मैंने चैप्टर बोले हैं 11-12 तक जो चैप्टर बोले हैं, उन चैप्टर को कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। 11th का परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये सीसेट का हो गया। सीसेट फिर मैं पेपर भेजते रहूँगा, पेपर देते रहना। पेपर का मुझे बस स्कोर बताते रहना, ठीक है। उसी का आइडिया लगेगा कि आप लोग कितना कर रहे हो, क्या है, किस लेवल पे पहुँचे हो, ठीक है। उतना करते रहना, मुझे एक आइडिया रहना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं अभी 50 नंबर ही आ रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मेरी 50 जब ये सीसीटी क्लास कंप्लीट हो जाएगी ना, तो किसी 50 नंबर तो नहीं आएंगे, इसकी गारंटी बता रहा हूँ। हाँ, ये हो सकता है कोई 70-80 तक अटक रहा हो, पर मैं चाहूँगा तुम लोग 100 तक पहुँचो, वो थोड़ा मेहनत करते रहना, ठीक है। तो सीसेट में है ना कुछ कुछ, जैसे मैं भी एनसीईआरटी पढ़ूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में कुछ कुछ चैप्टर बताते जाऊँगा, भाई ये चैप्टर पढ़ ही लेना, दोबारा रिवाइज कर लो अच्छे तरीके से, इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो ऐसे करके मैं कुछ कुछ चैप्टर बताते जाऊँगा, ठीक है। तो ये तो रहेगा सीसेट का काम, ठीक है। उसके अलावा सीसेट के मैं क्वेश्चन जैसे अभी कंपाइलेशन करेगी रिद्धि, तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन बता दूंगा, भाई इसमें क्वेश्चन बना लो, प्रैक्टिस कर लो, जो आपने पढ़े हैं तो उससे बन जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। जो कुछ डाउट होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। सीसेट को लेकर इतना ही काम करना है। 1995 से लेकर 2010 वाली पीडीएफ मैं तुम्हें भेजा हूँ पहले भी, एक बार वो भी बनाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है कि वो ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। एक बार फिर मैं तुम लोगों को बनाने दूंगा, कितने क्वेश्चनों में अटकते हो, फिर मैं उस अकॉर्डिंग देखूंगा कि मुझे सारे क्वेश्चन करवाने चाहिए, क्या है वो देखेंगे उस अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सीसेट का तो यही है, मैं फिर बता रहा हूँ, सीसेट हो जाएगा, देखते हो। तो अब जैसे फुल टेस्ट होंगे ना, उसमें देखता हूँ तुम लोगों को क्या स्कोर रहता है। रही जीएस की बात, जीएस का मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जीएस की क्लास अपनी जब ये 24-25 तारीख शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें ऐसा करूँगा, स्टार्टिंग में ट्रिक बताऊँगा, फिर अपन करेंगे ऐसे पेपर रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। डायरेक्ट पेपर उठाएंगे, वो हो जाएगा ट्रिक, वो सब बस एक ट्रिक लिखते रहना खुद से भी, ठीक है। अब दूसरी बात एक चीज़ याद रखना कि जीएस में जैसे मान लो कि मैं जब भी पेपर करवाऊँगा, ये चीज़ नोटिस करना, मैं इंपॉर्टेंट बताते जाऊँगा, तो आपको उस टॉपिक को अच्छे से एनालाइज कर लेना। जैसे मान लो कि मैंने रेतवाड़ी बंदोबस्त क्वेश्चन आया 2011 में, तो आपको रेतवाड़ी नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है, स्थायी बंदोबस्त भी पढ़ना है, रेतवाड़ी भी पढ़ना है, महालवाड़ी भी पढ़ना है। तो मैं उसी टाइम बता दूंगा, भाई ये तीनों टॉपिक अच्छे से कर लो, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म से क्वेश्चन आ रहा है, तो जैनिज्म बुद्धिज्म सारा चैप्टर पढ़ना आपको अच्छे से, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है, या नितिन सिंघानिया पढ़ा, कहीं से भी पढ़ा आपने, तो जैनिज्म बुद्धिज्म को एक भी पार्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब मान लो कि फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आ रहा है, तो फंडामेंटल राइट पूरा अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो 2011 के मैं पेपर करवाऊंगा, ध्यान देखना कि वहीं से सारे टॉपिक आपको करने हैं, डिटेल में करना है मतलब। तो जिनको भी डर लग रहा है ना पीटी, उसने ये भी काम कर लिया ना 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर पे भी, पेपर पे थोड़ा ऐसा नहीं कि वही स्पेसिफिक पढ़ रहे हो आप, मतलब आपको थोड़ा सा एक्सटेंड होके पढ़ना पड़ेगा। एक्सटेंड इन द सेंस कि जैसे मान लो कि भाई महालवाड़ी आया तो नहीं, तीनों पढ़ो फिर, ठीक है। मान लो कि ये आया है कि जैसे गवर्नर के बारे में आया, तो सारे गवर्नर के बारे में पढ़ो, वो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। जहाँ पे जरूरत लगेगी आप लोगों के पास नहीं मिल रहा है, तो वो कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगा। पर याद रखना, पीटी निकालने का यही लास्ट फॉर्मूला है, और ये ऐसा है कि मतलब शॉर्ट एंड स्वीट है। यही 2011 से लेकर 2023 तक जो पेपर है ना, इसमें जितने क्वेश्चन आए हैं, इसके बिहाफ पे अगर आपने काम कर लिया, मैं लिख के दे रहा हूँ, पीटी निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। तो पर याद रखना, थोड़ा सा वाइड होके पढ़ना है उसमें, तो घबराना मत। जैसे मान लो ज्योग्राफी में किसी जैसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के बारे में आया है, ठीक है, तो सारे फॉरेस्ट पढ़ना है। समझ में है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर ये टेक्निक अप्लाई कर लोगे, तो उसमें क्या है कि ये जो बुक है उसमें थोड़ी हेल्प है, इसकी थोड़ी सी हेल्प है। मैं फिर बता रहा हूँ, नहीं, इसीलिए मैं जैसे धर्मेंद्र जाखड़ में ये दृष्टि क्यों तीनों को कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें जगह अच्छी है, तो वो मैं कंबाइन कर रहा हूँ। शायद हो सकता है कि अप्रैल तक हो जाएगी कंप्लीट, तो मैं उस बुक का आपको फोटो भेज दूंगा, उसका भेज दूँ, जो मतलब मुझे धर्मेंद्र जाखड़ में और दृष्टि में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा इस बुक के अलावा, तो वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। परंतु वो तो वो हो गया, पर मैं फिर बार बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसे मान लो कि फॉरेस्ट से मैंने देख रहा था, देखो जैसे ना कार्बन चक्कर है, वो हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, उसे 3-4 बार क्वेश्चन आया है। तो आपको क्या करना, कार्बन चक्कर ही नहीं पढ़ना है, जो ऑप्शन में दिया था सल्फर चक्कर, ठीक है, हाइड्रोजन चक्कर, ऐसे करके ये पढ़ने हैं। तो ये चीज़ याद रखना, मैं जब पेपर करवाऊंगा ना, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे साथ के साथ काम करते चलना। तो डेली ये मानी चलो, 50 क्वेश्चन भी करेंगे ना, तो 50 क्वेश्चनों पर काम कर लेना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, विजन की टेस्ट सीरीज नहीं भी करोगे ना, तो भी काम चल जाएगा।
मैं आखिर में फिर बार बता रहा हूँ, विजन की टेस्ट सीरीज नहीं करोगे काम चल जाएगा, पर यूपीएससी के पेपर नहीं किए कुछ ही नहीं होगा। मैं फिर बता, विजन की टेस्ट सीरीज रट लो, ठीक है, आ जाते हैं नंबर। मैं फिर बार बता रहा हूँ, पर नहीं, वो गधा मजदूरी उसमें ज़्यादा है। वीज़ा का टेस्ट सीरीज अगर जिसको ऐसा लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना कर लो। देखो, पहली बात तो अगर टाइम है कर लो, ठीक है। अगर लग रहा है टाइम नहीं है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, विजन के जो करंट अफेयर के जो 25-25 क्वेश्चन है, मतलब आप पहले पेपर से देखो, उसमें 25 क्वेश्चन करंट अफेयर के डाले हैं उसने, तो 25-25 ओनली करंट अफेयर का सॉल्यूशन ही पढ़ लो। इतना ही काम कर लो, कोई जरूरी नहीं स्टैटिक छोड़ो, लात मारो। सर उसका करंट अफेयर का अगर कंपाइलेशन करा देते हैं तो फिर मैं उसका प्रिंट आउट निकाल लेता तो ज़्यादा इजी रहती पढ़ने में। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, खुद से करना है तुम्हें, तो हर चीज़ वो चाहिए। उसमें मैं क्या करूँगा बताओ? वो कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है, कोई 15 नंबर का, उसमें मैं कैसे करूँगा बताओ? आपको खुद को छांटना है भाई। 25 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, यही 25-25 अब 25 इंटू 35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के मिला, मतलब हर पेपर में 25 क्वेश्चन है। और कुछ कुछ तो दो, जैसे इंडिया ईयर बुक का एक पूरा 100 क्वेश्चन आएंगे, एक इकोनॉमी सर्वे का है, तो वो भाई आपको खुद से करना है। वो सारे क्वेश्चन कर लो करंट अफेयर के। मैं फिर बता रहा हूँ, जिसने मैगजीन भी नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसने करंट अफेयर भी नहीं पढ़ा साल भर, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो मैं ये काम बोल रहा हूँ ये कर लो, ये मिनिमम है, और इसी से काम चल जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, गाड़ी घोड़ा नहीं है अपने को। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चन जो विजन के हैं, 100 नहीं कर पा रहे हो, टेंशन मत लेना, पर एटलीस्ट 25 क्वेश्चन जो विजन के करंट अफेयर के हर पेपर में डाले हैं वो कर लेना, वही कर लेना। कोई ज़रूरत नहीं है सारा पढ़ने की। और इधर यूपीएससी के पेपर के जो काम है वो एक भी नहीं छोड़ना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो ध्यान से समझना। स्टैटिक पार्ट है जो अपना पीवाईक्यू से कंप्लीट हो जाएगा, तो अपने को ज़रूरत नहीं है उधर विजन का फालतू इधर उधर सो चीज़ें रटने की, उसकी ज़रूरत नहीं। करंट अफेयर का अपडेशन देखो, वो हमेशा, जैसे मान लो एक चीज़ ये याद रखना, वो 25 क्वेश्चन डालते हैं ना, फालतू के नहीं डालते हैं, वो छाट के डालते हैं। तो इससे क्या हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि प्योर करंट अफेयर के 10 ही क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे वहाँ से। 4-5 क्वेश्चन तो गारंटी के साथ में बता रहा हूँ, डिक्टो आपको मिलेंगे, डिक्टो पेपर में। तो ये याद रखना। देखो, अब ये है लेस एफर्ट में मैक्सिमम मार्क गेन करना, नहीं तो गधा मजदूरी करते रहोगे, विजन का टेस्ट रटते रहोगे। ये कर लेना यूपीएससी पेपर, साथ में विजन के जो 25-25, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, PTT 65 भी नहीं पढ़ा, टेंशन मत लेना। मैं फिर बार बता रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, पर ये काम जरूर कर लेना। अब कुछ फिर मैं करंट वाले क्वेश्चन तो रिपीटेड होते हैं। वही तो बता रहा हूँ। दूसरी बात, एक रिपीट होते हैं करंट अफेयर के, देखो स्टैटिक, इसलिए तो बता, पेपर तो 2011-2023 तो वो तो सबसे रामबाण है, वो तो हर चीज़ का सॉल्यूशन है। पर फिर भी कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आपको विजन में डायरेक्ट मिलेंगे। मैं फिर बार बताऊँ, मेरा अनुभव रहा है विजन की टेस्ट सीरीज से, आपको करंट अफेयर क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। तो वही 25-25 क्वेश्चन कर लेना हर पेपर से, छाट के, वही ये करंट अफेयर का। अगर इतना भी कर लोगे ना, तो कोई ज़रूरत नहीं PTT 65 पढ़ने का, आपने साल भर करंट अफेयर पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है। उसके अलावा फिर मैं कुछ करंट अफेयर के जो टॉपिक वो बता ही दूंगा आप लोगों को। उसके और देखना, जो मैं करंट अफेयर के टॉपिक बताऊंगा ना, वो विजन वाले जिसने देखना करके रखना, वो 25-25 टॉपिक करके रखोगे ना, तो कुछ ही टॉपिक होंगे जो मेरे इधर उसके अलावा जाएंगे। मतलब मेरा कहने मतलब वो 25 जो यूपीएससी वो मतलब विजन वालों ने जो कवर करके रखा है ना, वो इंपॉर्टेंट थीम में मिल जाएंगे, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा वो भी। तो मैं फिर बता रहा हूँ, इससे शॉर्ट माध्यम नहीं है, ये लास्ट अप्रोच है। मैं फिर बता रहा हूँ, गधा मजदूरी से बचने का भी, नहीं तो PTT 65 पढ़ भी नहीं पाओगे, उसको कंज्यूम भी नहीं कर पाओगे, फालतू में परेशान हो रहोगे, को मतलब ना है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, 25 क्वेश्चन विजन के कर लो। उतना अगर नहीं कर पा रहे हो, अगर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप कर सकते हो तो करो, अच्छा है। करंट अफेयर दृष्टि की मेरे को पूरे के पूरी आगे बन के, अगर चाहिए तो कैसे नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो कोई मतलब नहीं है फालतू का, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, लेस पर मैं इतना तो मिनिमम एफर्ट करना पड़ेगा। बोलते ना कि भाई जीवन जीने के लिए कुछ तो मतलब मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए ना, तो इस पेपर की निकालने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इतना कर लेना, पेपर निकल जाएगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। पर बस ये चीज़ याद रखना, जब मैं GS का पेपर करवाऊँगा तो उसमें वो काम मत छोड़ना, उसमें थोड़ा डिटेल से काम कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वहाँ अगर बेस्ट सोर्स यूज़ करना। जब भी मैं बोल, जैसे मान लो कि जैनिज्म बुद्धिज्म बोला, तो भाई नितिन सिंघानिया, मैंने बुक का PDF भी भेज दिया था, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। ज्योग्राफी का मान लो मैंने इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इनके बारे में बोला, तो इनका थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना अच्छे से। तो ये चीज़ याद रखना, इसमें लापरवाही मत करना। ये इतना भी कर लोगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ, PD निकल जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी क्वेश्चन वहीं से आएंगे घुमा फिरा के। ज्योग्राफी अगर आपने NCERT पढ़ी तो वही पढ़ो, 11th वाली ना, अरे 6 to 12 तक पढ़ो, बार बार वही पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ, दैट्स द लास्ट अप्रोच, और यही मिनिमम अप्रोच है। इससे ज़्यादा कम मैं क्या करवाऊँ करंट अफेयर PTT 65, नहीं तो लोग PTT 65 पीछे रोते रहते हैं। मैं खैर बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ी और मैं पढ़ना भी नहीं चाहता।
और मुझे ये पता है कि मिनिमम एफर्ट में चीज़ें कैसे हो सकती हैं। पहली बात तो देखो, ट्रिक ऐसी चीज़ है अपने पास, वो ऐसा हथकंडा है, वो हर किसी समाधान है, नहीं भी पढ़ भी जाओगे तो हाँ तभी, मतलब मेरा मानना है कि यार नहीं, थोड़ा बहुत मेहनत करके जाओगे तो उसका कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पेपर देते वक्त थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो इतना कॉन्फिडेंस, तो पीवाईक्यू भी कर देगा ना सबसे ज्यादा, तो यही ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इतना कर लेना, पर घबराना मत। भाई हमने पीटी 365 नहीं पढ़ा, हमने विजन का टेस्ट सीरीज नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। साल भर हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, सबसे निपट लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अरे शेष रीजन करने तो 50-60 ही हैं। तो वही तो चीज़ याद रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, हो जाएगा वो यूपीएससी पेपर के बेस पे ही होगा, ठीक है। अब देखो, चाहूँ तो मैं तुम लोगों का ना, मतलब देखो यही तरीका होता है टीचर का काम, अगर मैं तुम चाहूँ तो भ्रमित कर सकते हो, भ्रमित इन द सेंस में भाई नहीं CDS कर लो, NDA कर लो, गधा मजदूरी कराना चाहो तो करवा लो, पैसे भी खर्च करवा दूँ आप लोगों का, पर समझो दैट्स द रियलिटी, यही है कि भाई इस एग्ज़ाम का नेचर समझो। मैं फिर बार बता रहा हूँ, तो जब पता है कट ऑफ भाई 40 से 45 क्वेश्चन ही जाने वाली, मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ 2024 से कट ऑफ 40 से 45 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं जाएगी, आपको अंदर की जानकारी। तो अब ये चीज़ समझो ना, मतलब आपने क्यों गधा मजदूरी करना फिर अपन 80-90 क्वेश्चनों के बारे में, तो ये चीज़ हमेशा समझो, इस एग्ज़ाम का डिमांड जो है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, नहीं तो फिर भटकते रहोगे, फिर इधर CDS NDA CAPF विजन का टेस्ट सीरीज, लोग 10-10 टेस्ट सीरीज अपनाते रहते हैं, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, देखो मैंने इस मतलब जर्नी में पिछले, मैं हाथ से तो हूँ नहीं, 8-10 सालों से मुझे अनुभव है, टॉपरों को मैंने देखते रहा, तो देखो हर टॉपर एक जैसा नहीं होता। कुछ जो मैंने एक है ना, कल ही मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, एक 6 बार बंदा 6 बार पीटी निकाला और 120-130 नंबर आते थे वो। अब देखो वही बंदा सेम बोल रहा है कि मैंने कभी टेस्ट सीरीज दी नहीं, मैंने हाँ पर जैसे यूपीएससी के पेपर है उनका अच्छे से एनालाइज किया, उनके टॉपिक को अच्छे से थोड़ा ब्रॉड तरीके से देख लिया, NCERT अच्छे से तरीके से पढ़ा, बस। तो मेरा कहने वाला, हाँ हो सकता कुछ टॉपर, एक टॉपर का मैंने देखा, एक डॉक्टर थी मुदिता करके, नहीं मतलब जो भी थी वो 38 रैंक थी, 2018 या 19 की टॉपर थी, अनअकैडमी पर उसका वीडियो था। तो वो भाई वो ऐसे करती थी कि 60 दिन 60 टेस्ट सोल्व करती थी, उनको रटती थी। भाई सबकी अलग अलग अप्रोच होती है, भाई मेन बात है ना, पेपर निकलना चाहिए ना। आप बोलो ना ना। कल मैंने भी धर्मेंद्र सर की यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखी थी, उन्होंने पता है क्या बोला कि मैंने पीवाईक्यू कभी देखे ही नहीं और 3 बार एग्जाम दिया और तीनों बार क्लियर हुआ है। तो वो सबका अलग अलग रहता है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, सबकी अलग अलग अप्रोच रहती है। तो अपने को दो भाई, देखो अपने पास भी तरीका है, उससे भी पेपर निकलता है। मैं तो फिर बार बार बता रहा हूँ, तो इसलिए धर्मेंद्र सर भी अपने ट्रिक ही लगाते हैं और किसी को बताते नहीं है, बस वही है। अरे आप विश्वास नहीं करोगे, इस तैयारी में ऐसे लोग रहते हैं जो कभी नहीं चाहते कि किसी दूसरे को कुछ पता चले। आप क्या चाहते हो, वो कुछ कभी नहीं चाहते। मेरा खुद दोस्त, हमने जो बुक पढ़ी थी ना, मेरी बात सुनो, हमने जो त्रिवेणी वाली जो बुक पढ़ी थी ना, उसमें वो ट्रिक उसमें ना हाईलाइट कर रखा अलग से, केबल जैसे वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड जो है ना उन्हें ब्लैक कर रखा अलग से ही। आप देखो एक बार अच्छे से, डिटेल में नहीं बताएगा ना, परंतु डिटेल में नहीं दिया है, पर गलत दे रखा है। वीडियो थे जो कि मैंने नोट्स बनाए थे, आज से 1-2 साल पहले मैंने नोट्स बनाए थे उनके ट्रिक वाले, लेकिन बहुत कम बताया था, 1-2 पेज का होगा, ज्यादा नहीं। तो बात वही होती है, मैं फिर बता रहा हूँ। अब जैसे ये चीज़ें मैं, तुम्हें क्या लगता है भाई, मैं बहुत जगह से सीखा हूँ, कम से कम भी मैंने 40-50 इधर से उधर से बहुत सारे 40-50 यूट्यूबरों को फॉलो किया, तब जाके मैं चीज़ें सीखा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे चली 2018-2019 वाले टाइम से पहले मैंने खुद ने एनालाइज किया, तो उस टाइम में मुझे 6-7 ट्रिक ही मिली थी। तो ऐसे नहीं होता ना, सीखना पड़ता है, ऐसे हर किसी को चलिए पता होता सब कुछ, भाई मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पता लगता है कि हाँ एक जैसे मेरा जो रूम पार्टनर था वो बताया कि एक वाली वर्ड जो ट्रिक है वो भी ऐसे एनालाइज करता है। तो ऐसे धीरे धीरे बहुत कुछ काम करना पड़ता है, ऐसे एक दिन में चलिए। दिसंबर से पहले तक तो मुझे भी नहीं पता था इसमें ट्रिक चलती है। तो वही तो, अरे मैं फिर बता रहा हूँ, इसके बिना एग्जाम भी नहीं निकलेगा, इसके बिना निकले भी नहीं एग्जाम। तुम गधा मजदूरी कितने कर लो, पीटी 365 रट के चले जाओ, विजन का टेस्ट रट के चले जाओ, नो वो निकल जाए, वो एक अलग बात है। बस हाँ आखिरी पूछ में तुक्का लग गया तो हाँ ठीक है, 1-2 नंबर आ गए, पर रियलिटिव नंबर आएंगे 120-130, वो इसी अप्रोच से आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। चलो ठीक है, तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, टेंशन मत लेना, मैं फिर बार बता रहा हूँ, दैट्स द मिनिमम वर्क, और मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी 120-130 नंबर आएंगे आप ही लोगों के। बस अच्छे से काम कर लेना, जो मैं ये काम बता दिया, अब इससे माइनस नहीं करूँगा मैं, इससे माइनस कुछ कर भी नहीं सकता, इतना तो करना ही पड़ेगा। बोलते हैं जीवन के लिए कुछ तो बेसिक आवश्यकताएं हैं, रोटी मकान तो पानी, इतना तो चाहिए, तो ये इतनी ही है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, ये मिनिमम है। आराम से 120-130 नंबर ला सकते हो आप आराम से, इसकी टेंशन मत लेना।
तो बस यही चीज़ है, थोड़ा जो भी मुझे काम बोलते जा रहा हूँ, जैसे मैं सीसेट का मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, आज 2013 करवा रहा हूँ, कल 2014 करवाऊँगा, तो आप करके आओ तब ज़्यादा फ़ायदा है। तो वो करके आओगे तो फ़ायदा है, नहीं जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा फ़ायदा, सीधी सी बात है। सीख नहीं पाएगा। बस ठीक है, चलो शुरू करते हैं तब। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ, इतना ही कर लेना, अब ये 2 महीने का यही काम है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, टेंशन मत लेना, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। और आराम से 2 महीने में आराम से निपट जाएगा, आराम से बार बार रिविज़न कर लेना उसी चीज़ों का, तो ये चीज़ याद रखना। सर हमसे ज़्यादा टेंशन तो आज फाइनल रिजल्ट वालों को हो रही होगी। हाँ मोनिका को है, आज नहीं मंडे को ही आएगा, अब तो आज आया नहीं। बढ़ रही सबकी। मोनिका का देखो चांस तो है, अब बोल नहीं सकते, फाइनली रिजल्ट आए तभी है, चांस तो है 60% मैं बोल सकता हूँ कि 60% सिलेक्शन के चांस है उसके, पर फिर भी नहीं, कोई भी है। चलो ठीक है। देखो इधर ये बताओ किसको कितनी क्वेश्चनों में दिक्कत हुआ इसमें, ये बताओ मुझे, किस किस मैंने तो सर करके ही नहीं देखा, मैं करके देखूंगी तब पता। लास्ट का फंसा था बस, जो हुआ ही नहीं। अमित तुम तो 2 महीने पहले किए थे, तो अब तो करोगे ही नहीं तुम्हें। हाँ सर मैं कर रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ, मैंने सर्कल किए हैं सर, कल ही किए थे। अच्छा सर मेरे 10 से लगभग 12 क्वेश्चन है जिसमें की प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, देखते हैं, अब प्रॉब्लम होना तो नहीं चाहिए। चलो ठीक है, तो देखो ये अब ये पहले वाला क्वेश्चन याद करो, वही देखो पैटर्न रिकॉग्नाइज करो 2011 में जो सोल्व कर रहे थे अभी भी वही आ रहे हैं क्वेश्चन, देखो वही सेम पैटर्न है। ये देखो प्राथमिक समूह आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है, ठीक है, जो भी प्राइमरी ग्रुप रहेगा ध्यान से समझो वो कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, ठीक है। घनिष्ठता प्राथमिक समूह का मुख्य विलक्षण है, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है प्राथमिक समूह का उसका क्या है, घनिष्ठता है, सबसे मेन क्वालिटी है घनिष्ठता, ठीक है। आगे बढ़ो, एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है, ध्यान से समझना। तो ये प्राथमिक समूह का उदाहरण कौन है, फैमिली है, तो स्वाभाविक सी बात है परिवार में क्या रहेगी, घनिष्ठता, ठीक है। तो यही स्वाभाविक सी बात है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। सभी परिवार प्राथमिक समूह है, अरे नहीं अपने को एक परिवार बोला है, सभी नहीं बोला है। तो मतलब जैसे मान लो कि ये प्राथमिक समूह है, तो इसमें से कुछ फैमिली जो है वो क्या है, इसका पार्ट है प्राथमिक समूह का। एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण हो सकता है, सारे के सारे नहीं, ये सभी वर्ड देखो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक। आगे देखो सभी प्राथमिक समूह परिवार है, कहाँ देखो, ये देखो ये गोला देखो, हमेशा गोला बना लिया करो इस क्वेश्चनों में, सारे के सारे है नहीं है, देखो ये थोड़ा सा ही तो है, घट गया। अब देखो अगले देखो, अपेक्षाकृत छोटे आकार का समूह हमेशा देखो प्राथमिक समूह होता है, कहाँ भाई, ये देखो। देखो ये वर्ड पकड़ो, ये एक्सट्रीम वर्ड, ये जीएस में भी लगेगा, सीसेट में भी लगता है, हर जगह ध्यान से देखना। प्राथमिक समूह के सदस्य एक दूसरे को घनिष्ठता से जानते, देखो मैंने यही बोल दिया था, ये ध्यान से देखो, प्राथमिक समूह आकार में अपेक्षाकृत छोटा होता है और घनिष्ठ प्राथमिक समूह का मुख्य विलक्षण, ये बोल दिया कि एक परिवार प्राथमिक समूह का उदाहरण है, तो वो उदाहरण होगा तो उसमें क्या रहेगी, घनिष्ठता। ये तो किसी का गलत नहीं हुआ ना, मैं फोड़ दूंगा, ये तो देखो लगातार अपन सेम पैटर्न में क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं, अरे हमेशा आ रहे हैं क्वेश्चन, ये चीज़ याद रखना। आपने करवा भी रखे हैं पहले सर। हाँ उस टाइम 2014 तक किए थे अपन, ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी गलत कर रहे हो तुम लोग हैं। चलो अब देखो यही वही सेम क्वेश्चन आ गया। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये 2019-20 तक यही पैटर्न रहने वाला है इनका, यही सेम पैटर्न, बड़ा छोटा ये सब, ये 2019-20 तक आएंगे ये क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है, आपकी बात 2023 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। 4 दोस्त हैं ABCD, आपस में कुछ राशि इस तरह बांटते हैं कि राशि A को B से 1 कम, ठीक है। मान लो B को मिला 4 रुपये, ठीक है, तो A को मिलेगा 3, ठीक है। C को जो है D से 5 ज़्यादा, मान लो D को मान लिया मैंने 4, नहीं इसको मान लो 5 मान लो, तो C को मिलेगा 10, ठीक है, अपन एक अज्यूम करके लेके चल रहे हैं। और D को B से 3 ज़्यादा मिली है, D को देखो B से 3 ज़्यादा मिले, तो इसका मतलब देखो D को जो B से 3 ज़्यादा मतलब ये 7 होगा, ये 7 होगा तो ये कितना होगा, 12 होगा, बस हो गया क्लियर। तो सबसे कम राशि किसको मिली है, A को मिली है, आंसर आ गया फट से, समझ में आया। अज्यूम कर लिया करो नंबर, ये सबसे बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। पर ये ना आखिरी वाली लाइन से अपने को पता लग रहा है कि इनमें जो कोरिलेशन बन रहा है वो कैसे बन रहा है, बस वो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लिया नंबर फट से, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन,
फिर मैं 12 बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो मैंने कितने बार बोला, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो थोड़ा डिटेल में बनाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नहीं, कोई डायग्राम ड्रॉ करोगे तब बनेगा। 5 नगर है PQRST परिवहन की निम्नलिखित विभिन्न प्रणाली से जुड़े हुए हैं, तो बना दो भाई। PQ, ठीक है, मुझे नहीं पता, पर मैं एक ऐसे रैंडम बना रहा हूँ, ठीक है। RST, ठीक है, ध्यान से देखना, मैंने ऐसे रैंडम बना दिया। अब जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देता जाएगा मैं वैसे वैसे मिलाते जाऊँगा। P और Q नौका और रेल द्वारा जुड़े हुए हैं। P और Q नौका और रेल, मैं यहीं पे लिख दूंगा, नौका और रेल से जुड़े हैं। जो इन्फॉर्मेशन देती जा रहा है ना उसके तहत बस बनाते जाओ। S और R बस और नौका द्वारा जुड़े हुए हैं, ये भी बस और नौका द्वारा जुड़े हुए हैं, बस और नौका द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। Q और Q केवल विमान से जुड़े हैं, ओनली विमान से जुड़े हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। P और R केवल नौका द्वारा जुड़े हैं, P और R केवल नौका द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। T और R रेल और बस द्वारा जुड़े हुए हैं, T और R, ठीक है। तो T और R ये वाला, तो ये किससे, रेल और बस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको इससे जोड़ देता हूँ, ये रेल हो गई और ये बस हो गई, ठीक है। अब देखो आराम से सारे क्वेश्चनों का आंसर निकल जाएगा। अब देखो, किसी व्यक्ति को Q से चलकर, ध्यान से देखना, इसको यहाँ से चलना है, Q से चलना है और R तक, उसको R तक जाना है, यहाँ पे जाना है, बिना परिवहन प्रणाली बदले, मतलब उसको जैसे मान लो रेल यूज करेगा तो रेल से जाना है, तो पहुँचने के लिए कौन सी परिवहन प्रणाली सहायक होगी। अब ध्यान से देखना, Q को जाना है कहाँ तक, R तक जाना है। अब देखो यहाँ से देखो, Q गया नौका और यहाँ देखो नौका, ठीक है। देखो अब इसको कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, नौका आंसर अपना आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, यदि कोई व्यक्ति P से शुरू कर हर स्थान पर जाता है, ध्यान से देखना, P है ये, ठीक है। P से शुरू होकर हर स्थान जाता है और P पर वापस आता है, निम्न में किस स्थान पर वो 2 बार जाएगा। अब देखो ध्यान से देखना, मैं पहले गया P से Q, फिर मैं गया Q से T, ठीक है। मैं T से गया फिर R से मैं गया S, फिर मुझे R पे आना पड़ेगा, फिर मुझे P पे जाना पड़ेगा। तो कहाँ जा रहा 2 बार, R पे। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, दोबारा बताना भैया। ये देखो, यदि कोई व्यक्ति P से शुरू होकर, कलर चेंज करो, समझ नहीं। देखो ये ब्लैक वाला, यदि कोई व्यक्ति P से शुरू कर हर स्थान पर जाता है, मान लो उसको हर स्थान पे जाना है और P पर वापस आता तो निम्न में किस स्थान पर वो 2 बार जाएगा। अब देखो, मैं P से गया Q, ठीक है, फिर Q से गया मैं T से गया मैं R, ठीक है, और R से मैं गया S, फिर मुझे वापस से R पे आना पड़ेगा, फिर मैं P के पास जाऊँगा ना, तो मुझे किसके पास 2 बार जाना पड़ रहा है, R के पास, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर युगम किसी अन्य नगर में जाए बिना किसी भी मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब कहीं पे जाना नहीं पड़े। देखो P और T में तो आपको Q पे जाना पड़ेगा, तो ये तो है नहीं, ठीक है। मतलब किसी मार्ग T और S, देखो T और S नहीं, आपको R के पास जाना पड़ेगा, तब आप S पे जा सकते हो, नहीं जा सकते। Q और R, देखो Q और R को आप देखो, Q से आप क्या इधर से जाओगे तो T के पास जाना पड़ेगा, इधर जाओगे तो P के पास। तो ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है जिसमें आप बिना सीधे जा सकते हो, ठीक है एक मार्ग जो R से S है, तो R से S ऑप्शन अपने को दिया नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो नीचे दिए गए नगर युगों में से किन 2 नगरों के बीच अधिकतम यात्रा उपलब्ध है। ध्यान से समझना, अब एक एक ऑप्शन को अपने को देखना पड़ेगा। इसमें अपन रेड यूज कर, देखो Q और S के बीच में, Q और S के बीच में, Q और S यहाँ पे है, देखो ध्यान से समझना। तो ज़्यादा ऑप्शन तो ऐसे ही यहाँ बनेगा। देखो इसके पास क्या क्या है, एक तो है नौका है, रेल है, ठीक है, 2 ऑप्शन हो गए, यहाँ पे नौका ही है, फिर यहाँ पे बस है 3, ठीक है। अब देखो एक तो यही तरीका हो गया, इधर से जाऊँ मैं, ठीक है। एक तरीका देखो, इधर मैं विमान से जाऊँ 4, फिर रेल से जाऊँ, ठीक है 5। तो इसके पास 5 विकल्प उपलब्ध है, ठीक है। P और R के बीच में देखो, P और R के बीच में देखो एक ही है। अगर इधर से जाओगे तो 1 2 और इधर 3, अब ये देखो रेल तो रिपीट ही हो गया, 3 ही है, 1 या 3 है, ठीक है। P और T के बीच में देखो, P और T के बीच में, P और T के बीच में देखो, ये डायरेक्ट एक, यहाँ पे 2 ही है ऑप्शन, या 1 2 3 मान लो, ठीक है 3 है। अगर इधर से जाएगा वो नौका गया, ठीक है, फिर इधर तो नौका ही है, एक बस, इसके बाद रेल है, यहाँ पे इसके बाद 2 ही है, ठीक है। और Q और R के बीच में देखो, Q और R के बीच में देखो, Q और R के बीच में देखो, यहाँ पे नौका है, रेल है, नौका है, तो कितने हो गए 2,
इधर से जाएगा तो विमान, रेल, दो ही है। तो सबसे ज़्यादा किसके पास है? क्यू और एस के पास है। ठीक है, समझ में आया? आगे सर। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने बोला था टेबल बना के करना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये रीजनिंग में आएंगे सर क्वेश्चन? हाँ ये सब रीजनिंग का क्वेश्चन और क्या। आगे देखो, कोई टेनिस कोच, पहले क्या होता था ना, रीजनिंग क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, मैथ के कम आते थे, पर अभी जब से पेपर को टफ किया तब से उसमें मैथ के क्वेश्चन बढ़ाए हैं। ये चीज़ याद रखना, और रीजनिंग का वेटेज कम किया है, इसलिए इसमें 12 क्वेश्चन पूछे हैं। हाँ वही ना, रीजनिंग का वेटेज कम कर रहा है, इसीलिए टफ हो रहा है। पर आपकी बार याद रखना, रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। और जो मैथ के क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बेस ही आएंगे। ठीक है, आगे देखो, कोई टेनिस कोच आगे आने वाले टूर्नामेंट के लिए 4 खिलाड़ियों की टीम इकट्ठा करना चाहता है। इसके लिए 7 खिलाड़ी उपलब्ध है। ठीक है, 7 खिलाड़ी उपलब्ध है, 7 में से 4 को चुनना है उसको। तो जिसमें पुरुष ABC है, ठीक है, पुरुष मतलब मेल है ABC और फीमेल है उसके पास WXYZ। इन 7 लोगों में से चुनना है उसको 4 लोगों की टीम। ध्यान से समझना ये चीज़। ठीक है, 4 लोगों की टीम चुनना है। ठीक है, सभी खिलाड़ियों की क्षमताएं समान है और टीम में कम से कम 2 पुरुष होना चाहिए। अब देखो, कम से कम का मतलब ये चीज़ समझनी है। कम से कम 2 पुरुष हो सकते हैं, मतलब 2 से अधिक भी हो सकते हैं। 2 से अधिक कितने होंगे? 3। 2 से कम से नहीं लेना, बस ये चीज़ याद रखना। 4 की टीम के लिए सभी खिलाड़ियों को एक दूसरे से खेलने के योग्य होना आवश्यक है। ठीक है, लेकिन जो है B W के साथ नहीं खेलेगा। जब B आएगा तब W नहीं आएगा, बस ये चीज़ याद रखना। अब देखो, अभी यहीं पे ऑप्शन कट जाएंगे। और C Z के साथ नहीं खेल सकता, तो C जो है Z के साथ नहीं खेल सकता। ठीक है, और W जो है Y के साथ। अब देखो, इसी से आंसर आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। W जो है Y के साथ नहीं खेलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, Y को चुना जाए तो W नहीं आएगा। अब देखो, ये तो ऑप्शन ऑटोमेटिक गया, ये ऑप्शन गया। ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये 2 ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही गए। ठीक है, अब देखो आगे देखो, Z आएगा तो C नहीं आएगा। तो देखो यहाँ पे देखो यहाँ पे C आ रहा, Z आ रहा, तो ये गया ऑप्शन। B आ गया। B ना चुना जाए तो टीम में नहीं कोई समझ। तो B, अब देखो ध्यान से देखना, B नहीं चुना गया तो स्वाभाविक सी बात है 2 पुरुष तो चुने जाएंगे, कम से कम 2 पुरुष तो चुनने हैं। तो A और C चुन लिया अपन ने। ठीक है, अब देखो, जब A चुनना है तो इधर तो कुछ भी आ सकता है, जब C चुनना तो Z नहीं आना चाहिए। तो देखो Z हटा दिए, तो Z हटा दिए तो X और Y, WXY में से आ जाएगा। पर बोला Y को चुना जाए तो Y आ गया, तो फिर W नहीं आएगा, तो W कट जाएगा, तो YZ आ गया, मतलब Y और X आ गया आंसर। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, बस ये है ना, जो क्वेश्चन को सबसे शॉर्ट करने का तरीका, इजी आंसर निकालने का तरीका, ये जो तीनों है ना, इनको अप्लाई करना है। यदि B को चुना जाए, ठीक है, अब ध्यान से समझना, B को चुन रहे हैं अपन, तो B को चुन रहे हैं तो कौन आएगा? W नहीं आएगा। तो B को चुन रहा तो W नहीं आएगा, गया काम से। B को चुन रहे हैं तो W नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे तो इसने B को चुना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे हट जाएगा। समझ रहे हो? देखो B को चुनना है, अब ये तो B को तो चुनना ही है। ठीक है, और दूसरी और क्या कंडीशन है? C आना चाहिए तो Z नहीं आना चाहिए, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट गया, आ गया आंसर। देखो कितना इजी है, बस यही है कि इन चीज़ों को बस लिख लो साइड में, बस बहुत इजी बन जाता है। ठीक है, अब ध्यान से अगला देखो, यदि सभी तीनों पुरुष को चुन लिया जाए, अब ध्यान से देखना, A B C को मैंने ले लिया, तो 4 सदस्यों की टीम कितने संयोजन संबंध? अब ध्यान से देखना, अब बस यही है कि देखो किसके साथ, B के साथ W नहीं आएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या थे, WXYZ है, तो W नहीं आएगा क्योंकि B को ले लिया अपन ने। ठीक है, और C के साथ Z नहीं आएगा, C के साथ Z नहीं आएगा। ठीक है, और W और Y को तो साथ में नहीं आएंगे। तो ठीक है, ABC आ गया, तो एक तो टीम बन जाएगी X और एक बन जाएगी ABCY। तो कितनी टीमें बनेंगी? 2, खत्म बात। समझ में आया? तो बस इसी 3 चीज़ों का खेल है। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, आपकी बात 2023 में भी आया था इसी टाइप का क्वेश्चन, और आगे भी आएगा, तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, इसी सेम पैटर्न पे पेपर आता है, बार बार मैं एक ही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ याद रखना, ये गलत नहीं होनी चाहिए ये क्वेश्चन आगे जाके। अभी देखो ये फिर वही सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब आगे देखो, किसी फिल्म के संगीत निर्देशक की संगीत रचना के विभिन्न पहलुओं पर काम करने के लिए 4 व्यक्ति चुनना। यही सेम क्वेश्चन है जो अपन पीछे किए हैं। अब देखिए इससे फट से आंसर निकालेंगे। अब इस कार्य के लिए 7 व्यक्ति उपलब्ध है। रोहित है, तान्या है, शोभा है, कौशल है, कुणाल है, मुकेश और जसवंत है। सबसे ज़्यादा मेन अपने लिए इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन, इसी से आंसर आएगा। निम्न कौन सा लोगों को सर्वाधिक स्वीकार्य समूह जिसे संगीत निर्देशक चुना जा सकता है? 4 लोगों को चुनना है 7 लोगों में से। ठीक है, ध्यान से देखना,
रोहित और तान्या साथ में काम नहीं करेंगे। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो डायरेक्ट आंसर टाइम बचाना है। सीसेट के पेपर में और या जीएस का पेपर हो, टाइम बचाने का तरीका सुनो। रोहित और तान्या साथ में काम नहीं करेंगे। कहाँ रोहित और तान्या साथ में आ रहे हैं? बी ऑप्शन काट दो। फिर रोहित तान्या डी ऑप्शन। देखो डायरेक्ट अगला देखो, कुणाल और शोभा साथ में काम नहीं करेंगे। कुणाल और शोभा, ये गया आगे आंसर। पूरा क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी अपने को। मुकेश और कुणाल साथ में काम करेंगे तो आ गया, मुकेश और कुणाल साथ में काम करेंगे, आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ा अपने को पूरा। ये है स्मार्ट तरीका, नहीं तो लेके बैठे रहोगे उस एग्जाम में। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ठीक है। अब इधर आ जाओ, मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसमें मैं फिर बता रहा हूँ, 2 केस लेके चलना, मिनिमम 2 केस लेके चलना, कभी गलत नहीं करोगे। अगर 1 केस लेके करोगे गलती होगी, मैं पहले बता रहा हूँ, गलत आंसर आएगा, पहले बता रहा हूँ। ठीक है। अब देखो 5 व्यक्ति ABCD और ये गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। तो ये हटा देते हैं एक बार, ध्यान से ऑब्जर्व करना इसको, ठीक है। ये गोल मेज बनाया मैंने। मैं फिर बता रहा हूँ, 2 गोल मेज बनाना ज़रूर। एक गोल मेज से क्वेश्चन मत करना, कभी भी मत करना। जहाँ पे भी थोड़ी बहुत भी प्रोबेबिलिटी बनती है, 2 केस लेके जरूर चलना, हमेशा आंसर निकलेगा। रीजनिंग का मैं खास तौर से ये बता रहा हूँ कंडीशन। प्रत्येक कोशिश सन्निहित कोशिशों से समान दूरी पर स्थित है। तो मैंने मान लो कि 5 बना लिए, ऐसे करके ये। ठीक है, ध्यान से देखना। सी जो है ए के तुरंत बाद बैठा है, ठीक है। मान लो मैंने सी यहाँ पे माना, एक कंडीशन में ये मानो सी यहाँ पे है, सी जो है ए के तुरंत बाद बैठा है। तो एक कंडीशन क्या हो जाएगी, मान लो कि मैं ये इस डायरेक्शन, देखो ना, मतलब इसमें ऐसा रहता है सीटिंग अरेंजमेंट, अंदर की साइड रखे तो क्लॉक वाइज बैठा रहे हो, कैसे बैठा रहे हो, एक अरेंजमेंट अपनी तरफ से खुद से फिक्स करना, वो एग्जाम में नहीं देगा आपको। तो हमेशा ही माना जाता है कि जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है क्लॉक वाइज ही होता है, ठीक है। तो ये मान लो कि क्लॉक वाइज होता है, तो ऐसे मान लो कि ये सीटिंग अरेंजमेंट मान लीजिए क्लॉक वाइज है, ठीक है। और ये सब लोग अंदर की तरफ जाग के बैठे, ये चीज़ भी हमेशा रखना, बाहर की तरफ नहीं। अब समझ बात है, जब राउंड टेबल पे बैठोगे तो आप अंदर की तरफ जाग के बैठोगे ना, तो मतलब इनका जो मुख है इस तरह रहेगा इधर, ठीक है। तो अपन ये लेते हैं, सी जो है ए के तुरंत बाद बैठा है, सी जो है ए के तुरंत बाद बैठा है। अगर मैं ए को यहाँ मानूंगा तो सी यहाँ रहेगा, ठीक है, ध्यान से समझना। या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है, सी यहाँ पे है तो ए यहाँ पे है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2 केस लेके चलने पड़ेंगे। तो ए के बाद तुरंत सी है और ए के बाद तुरंत सी है, ठीक है। तो ये तरीका अगर आप क्लॉक वाइज लोगे ना तो उसमें तो फिर ये आना चाहिए, ठीक है, ये वाला तरीका, ठीक है। अब आगे देखते हैं वो क्या है। ए जो है डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है। अब ध्यान से देखना, ए जो है डी से 2 कुर्सी, अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे, मान लो ध्यान से देखना, ये है मैंने ऐसे लिया तब, और ये मैंने जब एंटी क्लॉकवाइज लिया तब, ठीक है, ध्यान से देखना, दोनों कंडीशन लेके चलना। तो ए जो है सी के बाद, देखो सी जो है ए के तुरंत बाद बैठा है, और जो ए जो है डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है। ए जो है डी से, डी देखो मुझे 2 कुर्सी आगे बैठा, तो डी को यहाँ लेना पड़ेगा, नहीं इस कंडीशन में, हाँ इस कंडीशन में ऐसे लेना पड़ेगा, और इस कंडीशन में लेना पड़ेगा तुम्हें डी को यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो डी जो है 2 कुर्सी आगे बैठा है, कुछ गलती हो रही है कि ए जो है डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है, बी जो है ए के तुरंत बाद नहीं बैठा है, ठीक है। तो बी कहाँ पर रहेगा, यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे रहने की प्रोबेबिलिटी है। और कौन बचा है, ई, ठीक है। ये मान लो कि ये चलता है। निम्न में कौन सा अवश्य सत्य है, डी जो है बी के तुरंत बाद बैठा है, डी जो है बी के तुरंत बाद बैठा है, ये बात सही है। इस वाले केस में सही हो रहा है, कुछ तो गलती हो रही है, गलती भी है सर। इसमें कह रहा है ना ए डी से 2 कुर्सी आगे बैठा है, तो 2 छोड़ के तीसरे पे बैठा हो ना। ये जो आपने दूसरे वाले बनाए हैं ना, अच्छा इसमें हाँ इसमें गलती कर दिया पुण्य है ना। डी जो है ए से 2 कुर्सी आगे बैठा है। अच्छा यहाँ पे आएगा ना डी, हाँ ये इस वाली कंडीशन में है, वही तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ मोस्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना, अपन किस सीटिंग अरेंजमेंट में बैठा रहे हैं, ठीक है। हाँ तो देखो डी जो बी के तुरंत बाद बैठा है, हाँ ये सही है, दोनों केस में सही है, दोनों केस में सही है, दोनों, मैं फिर बता रहा हूँ दोनों केस में सही होना चाहिए, ठीक है। अगला देखो ई जो है ए के तुरंत बाद बैठा है, ये के तुरंत बाद, ठीक है। तो नहीं यहाँ पे तो सही है, इसमें गड़बड़ कर दी, इसमें इस वाले में रुक जा फिर यहाँ पे कुछ अपने देखो, सी जो ए के तुरंत बाद बैठा है, ये आपको इधर बैठाना पड़ेगा जहाँ सी बैठाया है इसमें। सर ए वाले में होगा ना, ए जो है ना 2 कुर्सी आगे है, तो ए जो है ई की जगह होगा ना। जहाँ पे आपने ए बना रखा है ना दूसरे में, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, और ए आएगा यहाँ, और सी आएगा यहाँ जहाँ पे ए बना रखा है।
रुको रुको इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इन क्वेश्चनों में हमेशा 2 केस लेके चलना, नहीं तो गड़बड़ी होती है। और मेरे से इसीलिए बता रहा हूँ, मैं एक केस लेके चलता हूँ तो इसीलिए गड़बड़ी होती है। चलो ठीक, कोई नहीं, दोबारा देखते हैं। ठीक है, ABCD एक गोल में के चारों ओर बैठे हैं, प्रत्येक कुछ समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, B जो है कि तुरंत बाद नहीं बैठा है। ठीक है, तो कहीं पे बैठ सकता है। अपने को जो कंफर्म यही चीज़ रखना, इसमें फिर वही चीज़ रखना, 100% वाली चीज़ है ना, सबसे पहले वो करना। C जो है कि तुरंत बाद बैठा है। अब देखो ध्यान से देखना, मैं मान लो कि अपने एक ही केस लेते हैं, ये वाला केस है ना, क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। अब क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो C जो है A के तुरंत बाद बैठा, तो मान लो मैंने A यहाँ माना तो C यहाँ बैठ गया। मान लो A के तुरंत बाद बैठा है, A जो है D से 2 कुर्सी आगे बैठा है, A जो है D से 2 कुर्सी आगे बैठा है। अगर देखो इस तरीके से क्लॉकवाइज है तो मान लो मैं D यहाँ ले रहा हूँ, तो ये 2 कुर्सी आगे बैठा है A। काजल कहाँ रहती हो तुम? ठीक है, अब इधर देखो, A जो है D से 2 कुर्सी आगे बैठा है। ठीक, B जो है A के तुरंत बाद नहीं बैठा, तो B यहाँ नहीं बैठेगा, तो B यहाँ बैठेगा, E यहाँ पे बैठेगा। ठीक है सर, हाँ बोलो। मुझे 2-3 दिन से फीवर आ रहा है, इसलिए मैं आज थोड़ा लेट हो गई। ठीक है, ध्यान रखो हेल्थ का। ठीक है, चलो ठीक है, अब आगे देखना। अब देखो पहली कंडीशन देखो, D जो है B के तुरंत बाद बैठा है, D जो है B के तुरंत बाद बैठा है, सही बात है। E जो है A के तुरंत बाद बैठा है, ये देखो ये तुरंत बाद बैठा है, दोनों के दोनों केस सही है। ठीक है, कभी कभी याद रखना कि थोड़ा बहुत है ना केस अजीब, देखो बस इसमें ये है कि जैसे मैंने क्लॉकवाइज लिया तो उसमें एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा ध्यान रखना बस। ठीक है, चीज़ें बदलती है, बस ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये बना लेना, ये क्लॉकवाइज, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अपने सारों को अरेंजमेंट किया क्लॉकवाइज, अब ऐसे नहीं किसी को उल्टा मत बैठा देना, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक है, अब आ जाओ अगला क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सीटिंग अरेंजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आएगा क्वेश्चन, मैं पहले बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ बोलो। सर, जब 2 बोलते हैं, 2 आगे हैं या 3 आगे हैं, तो कैसे काउंट करेगा? देखो ना यहाँ पे देखो, A जो है D से 2 कुर्सी आगे बैठा है। अब देखो 2 कुर्सी आगे बैठा, तो ये देखो 1 चेयर 2 चेयर, तो देखो D से 2 चेयर आगे बैठा, तो यहाँ बैठेगा ना, जब क्लॉकवाइज जा रहे हैं अपन तब। ठीक है, तो 2 कुर्सी छोड़ के बैठेगा ना। तो मैं क्या करती हूँ, 2 को मतलब 2 तो काउंट, मतलब 2 पे छोड़ के ना तीसरा पे दे आती हूँ। हाँ सही है, तो वो भी बात सही है ना, 2 छोड़ के तीसरे पे आ गया, तो वो बात है। बस ये थोड़ा डायरेक्शन का ध्यान रखना, बस क्लॉकवाइज ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आगे देखो 3 प्रश्नों को उत्तर देना, ध्यान से देखना। अब देखो UPSC थोड़ा टफ बनाने के तरीके, जैसे देखो इधर 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्होंने आजकल एक ही क्वेश्चन बना दिया, इसलिए थोड़ा पेपर लेंथी हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ टाइम को ध्यान रखना पेपर में। सीसेट में पास हो जाओगे, दोनों चीज़ आनी चाहिए, एक स्मार्ट वर्क भी आना चाहिए, दूसरा टाइम का ध्यान रखना। ठीक है, किसी क्वेश्चन को लेके बैठ मत जाना, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, अब इधर देखो, 4 मित्र ABC और D में से, ठीक है, A और B फुटबॉल और क्रिकेट खेलते, तो बस वही वापस से वही ऑप्शन बना लो, A B, टेबल बनानी पड़ेगी, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इनके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, इन क्वेश्चनों को तरीका करने का यही है, सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो ये हो गया फुटबॉल, ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया हॉकी और ये बास्केटबॉल, इसके अलावा तो कोई खेल है नहीं, 4 ही खेल है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब देखो ध्यान से देखना, मान लो मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूँ, A और B फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, A और B फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, B और C क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, B और C क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। ठीक है, A और D बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, A और D बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, ध्यान से देख रहे हो। C और D हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, C और D हॉकी और बास्केटबॉल, बस पता लग गया। हॉकी कौन नहीं खेलता, देखो हॉकी A नहीं खेल रहा, पता लग गया। ये देखो हॉकी का गोला, इसका ये कौन, B कौन सा नहीं खेल रहा, बास्केटबॉल नहीं खेल रहा, C कौन सा नहीं खेल रहा, फुटबॉल नहीं खेल रहा, D कौन सा नहीं खेल रहा, क्रिकेट नहीं खेल रहा, आगे सारे आंसर। अब ऐसा कौन सा है, फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी खेलता है, फुटबॉल, देखो ध्यान से देखो, फुटबॉल भी खेलना चाहिए हो, बास्केटबॉल भी खेलना चाहिए, तो ठीक है, और हॉकी भी खेलना चाहिए, तो A और B तो ऑटोमेटिक हट गया। ठीक है, C भी हट गया, तो ये देखो फुटबॉल बास्केटबॉल और ये, तो D आ गया आंसर। देखो फुटबॉल बास्केटबॉल और हॉकी। ठीक है, अब अगला देखो C वाला, B और C D कौन सा खेल खेलते हैं, B और C D तीनों में कॉमन कौन सा है, B और C D में देखो फुटबॉल तो नहीं है कॉमन, नहीं क्रिकेट है, बस हॉकी है जो कॉमन है। ठीक है, तो आंसर हॉकी आ गया, जो तीनों खेल रहे हैं। ठीक है,
अब देखो ये फट से बन जाता है, टेबल बना लोगे तो। अब ये देखो ये मेथड है, अब ये यही चीज़ सीखनी है एग्जाम में, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो इसी क्वेश्चन में आप पजल होके रह जाओगे। ये एक चीज में वो भी तो बन जाता है ना, गोले की तरह जो ना ना यही बनाना है, अब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यही बनाना है, टेबल ही बनेगी इसका, यही सबसे बेस्ट तरीका है। अब आगे देखो, देखो ध्यान से देखना इस टाइप क्वेश्चन। गीता अपनी चचेरी, मैंने बोला था रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन आते हैं, ये फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गीता अपनी चचेरी बहन मीना से उम्र में बड़ी है। अब देखो ये हाइट वाला है, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से देखना, यहाँ से आप पढ़ना है और कुछ कंक्लूजन निकालना है। गीता अपनी चचेरी बहन मीना से उम्र में बड़ी है, जो गीता है वो बड़ी है मीना से, बस इतना लिखो। आगे देखो, मीना का भाई विपिन गीता से उम्र में बड़ा है, विपिन जो है उसका भाई है, उससे बड़ा है, ठीक है। जब मीना और विपिन गीता के घर जाते हैं, ठीक है, गीता के घर गए हैं, तो वे शतरंज खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। गीता की अपेक्षा मीना प्राय अधिक बार जीतती है, तो मीना जीत रही है गीता से ज़्यादा, ठीक है। अब इसे क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ध्यान से देखना, इसी इन्फॉर्मेशन के बिहाफ में निकलना है। गीता और मीना, ध्यान से देखना, गीता और मीना के साथ शतरंज खेलते समय विपिन अक्सर हारता है। ये अपने को इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है, कैसे आप मान लोगे। देखो ये ना रीजनिंग आपको बहुत एनालिटिकल पर्सन बनाती है, जो अपन जीवन में ऐसा होता है ना, बहुत मोस्टली ऐसे गलत सलत जवाब देते रहते हैं। अब जब अपने पता ही नहीं है विपिन के बारे में, तो बस इतना पता अपने को कि मीना जीतती है बस गीता से ज़्यादा, बस ये चीज़ याद रखना। और इसके अलावा अपने को कुछ भी पता नहीं है, और इनके हाइट का पता, एज का पता कि कौन बड़ा है, बस ये दो इन्फॉर्मेशन पता ही है अपने को 100%। और इसी के बारे में बात करेंगे अपन, ये बहुत रेशनल इंसान बनाती है, ये चीज़ याद रखना। गीता तीनों में सबसे ज़्यादा उम्र की है, अरे नहीं विपिन सबसे ज़्यादा है, काटो। गीता खेल में हारना नापसंद करती है, अरे ये कहाँ पता है कि गीता खेल में हारना नापसंद करती है, ऐसा कुछ दिया है कि गीता की ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वालिटी दी है गीता के बारे में, नो। बस मीना तीनों में सबसे कम उम्र की, हाँ ये देखो 100% वाला डाटा पकड़ो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही चीज़ याद रखना आंसर आगे, ये चीज़ याद रखना। 100% जो डाटा दिया उसी के बिहाफ है, देखो यही है क्यों यूपीएससी के एग्जाम अदर एग्जाम से अलग है, ये चीज़ समझो, यहीं से आपको डिसीजन मेकिंग सिखाता है। भैया आपको जो पता है वही बताओ जनता में अफवाह जैसे, इसीलिए देखना ब्यूरोक्रेट में और नेताओं में यही अंतर होता है। नेता देख लेना, अफवाह मोदी देखना, अभी मोदी की भाषण सुनो क्या क्या अफवाहें फैल रहा है, राहुल गांधी, ये सब चीज़ें पर ब्यूरोक्रेट हमेशा याद रखना, ब्यूरोक्रेट की क्वालिटी यही होती है, वो विदाउट फैक्ट के अलावा कुछ भी नहीं बोलेगा, वो अपनी तरफ से कुछ भी अजम्पशन नहीं करेगा। तो ये चीज़ याद रखना, दैट द रियल ब्यूरोक्रेट का वो है, ये हमेशा याद रखना ये चीज़, ठीक है। अब आ जाओ, ये एलसीएम का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। अब देखो ये पकड़ना पड़ेगा आपको। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब है, जैसे कि फोटोग्राफी हो गया, नौकायन हो गया, शतरंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक और बागवानी। बागवानी वाला समूह हर दूसरे दिन मिलता है, बस डाटा लिखते रहो। इलेक्ट्रॉनिक वाला समूह हर तीसरे दिन मिलता है, ठीक है। शतरंज वाला समूह चौथे दिन मिलता है, ठीक है। नौकायन वाला समूह हर 5वें दिन मिलता है, ठीक है। और फोटोग्राफी वाला समूह हर 6ठे दिन मिलता है, ठीक है। 180 दिनों के अंदर सभी 5 समूह बार एक ही दिन में मिलते होंगे, बस सीधी सी बात है। एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सीधी सी बात है, इसका एलसीएम निकालो, इसका एलसीएम क्या आएगा देखो मैंने कितनी बार बोला था, एलसीएम निकालने सबसे बेस्ट फास्ट तरीका, जिसमें देखो 2 का भाग किस किस में जा रहा है, एक ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। अब इसमें किसके जा रहा है, दो संख्याओं में जाना चाहिए, अब 3 का जा रहा है बस अब भाग नहीं देना, अब गुणा कर लो, 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, आ गया 60 एलसीएम। तो ये 60 दिन में ये पाँचों को पाँचों व्यक्ति एक बार मिलते हैं, तो ये बोल रहा है 180 दिन में कितनी बार मिलेंगे, 180 से भाग दे दो। मतलब देखो पहले दिन मिले 60वें दिन, फिर मिलेंगे 120वें दिन, फिर मिलेंगे 180वें दिन, तो कितनी बार मिले, 3 बार, आ गया आंसर। अब मुझे बताओ इसमें क्या है। अब मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही सेम पैटर्न अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी देखते जाओ ये क्वेश्चन 2023 तक यही सेम पैटर्न है, मैं फिर बार बता रहा हूँ। अब आगे देखो, मैं फिर बार बता रहा हूँ, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए टेबल बना लो, फट से आंसर आ जाएगा। बनाओ टेबल, ABCD 5 विभिन्न नगर PQRS T से अनुवादित, इसी क्रम में नहीं, इनमें से पेपर विभिन्न नगर से नीचे दिया गया है, तो बना लो A, B, C, D और E। अभी किस में रहते हैं अपने को ये नहीं पता, पर इसमें के बारे में अपने को डाटा दिया है, तो अपन उसी के आगे चलेंगे। तो ये है P, Q, R, S और T, ठीक है।
अब ध्यान से देखो ध्यान से पढ़ा करो, ये कौन सा सही नहीं है ये भी याद रखना। ये छोटी छोटी गलतियाँ मत करना एग्जाम में भाई, डिजास्टर ला देती है ये चीज़ें। गोला भरने में गलतियाँ, क्वेश्चन पढ़ने में गलतियाँ, ये मत करना, ये इसके लिए सचेत रहो, ठीक है। बी और सी जो है नगर क्यू से नहीं है, इतना तो पता है कि बी और सी जो है क्यू से नहीं है। काट दो, थोड़ा गहरा कलर यूज करते हैं, काट दो, ठीक है। आगे देखो बी और जो ई है पी और आर से नहीं है, बी और ई पी और आर से नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो ए और सी जो है, ए अभी देखो ए की बात कर रहा है और सी की बात कर रहा है, आर एस टी से नहीं है, आर एस टी से नहीं है, आर एस टी से नहीं है। इसका मतलब पता लग गया सी कहाँ है, देखो ये पता लग गया सी कहाँ पे है, पी में, सी पी में है, ठीक है। अब जब सी जो है पी में हुआ तो ए नहीं होगा यहाँ पे, तो ए कहाँ पे होगा, क्यू में होगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये पता लग गया, इधर ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, ये सब कट गए, ठीक है। अब आगे देखो डी और ई जो है क्यू और टी से नहीं है, डी और ई क्यू और टी से नहीं है, क्यू से तो पहले अपन ने काट दिया था, और टी से भी नहीं है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है ई कहाँ पे रहेगा, एस पे रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है। जब ये एस पे रहेगा तो ये नहीं रहेगा, तो ये आर पे रहेगा, सबका पता लग गया अपने को, ठीक है। जब ये यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये टी पे रहेगा, पता लग गया सबको। अब देखो कौन सा कथन सही नहीं है, ये चीज़ याद रखना माइंड में, गलती मत कर देना। सी जो है नगर पी में है, देखो हाँ ये तो बात सही है, ये सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं है। डी नगर आर से है, डी नगर आर से है, हाँ ये बात भी सही है। ए नगर जो है क्यू से है, ए नगर क्यू से है, ये बात भी सही है। बी नगर एस से, गलत, बी नगर कहाँ से है, टी से। और अपने को गलत ही पूछ रहा है, ये याद रखना है चीज़। जल्दीबाजी में ऐसे क्वेश्चनों में मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना है, ये गोला करने की आदत डाल दिया करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो ए बी सी डी ई एफ जी 7 व्यक्ति है जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, पते भिन्न भिन्न के, वही वापस से टेबल बना लो, ठीक है। ऐसे टेबल बनाओगे तब भी हो जाएगा, नहीं भी बनाओगे तब भी हो जाएगा, बना लो अपन फिर भी। ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। और टोपी का कलर अलग अलग कुछ भी है, 7 कलर की टोपी दिया होगा अपने को। अब देख रहे हैं कि एक ही पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, टेबल बनाने वाले देखो 2012 में कितने क्वेश्चन आए थे, इधर भी कितने आ रहे हैं। प्रत्येक भिन्न भिन्न रंग की टोपी पहने, जैसे बैंगनी हो गया, ठीक है, जामुनी हो गया, नीली हो गया, हरी हो गया, पीली हो गया, नारंगी हो गया, नारंगी कैसे लिख लो, और लाल हो गया, ठीक है, जो भी है। डी अपने सामने हरी और ये, ठीक है, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपको ना वो वाला है, छोड़ो, इसकी टेबल नहीं बनाने की ज़रूरत थी इसमें, ठीक है। इसमें आपको करना था वो वाला, प्रार्थना कभी लगे हो बचपन में, क्या बोलते हैं उसको, लाइन में लगना, तो वो किस टाइप का होता है, ठीक है, रो मान लो या कॉलम मान लो, ठीक है, उस तरीके से, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे मान लो, ठीक है, तो ये देखो, अब यहाँ से पढ़ना, डी अपने सामने हरी और नीली तो देख पाता है, मतलब डी यहाँ पे है और इसके आगे अपने सामने जो है हरी और नीली देख पाता, तो हरी और नीली है इसके सामने, हरी और नीली है इधर, ठीक है, ध्यान से देखना, हरी नीली है इसके आगे है ये, ठीक है। पर बैंगनी को नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब बैंगनी किधर रहेगी, इसके पीछे रहेगी, ठीक है। ई जो है बैंगनी और पीली को देख पाता है, अब देखो स्वाभाविक सी बात है, डी यहाँ पे है तो ई यहाँ पे रहेगा, तो वो क्यों बैंगनी को देख पा रहा है और पीली को देख पा रहा है, तो पीली भी यहीं कहीं रहेगी, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, पर लाल को नहीं, अभी देखो ये लाल को नहीं देख पा रहा तो लाल इसके नीचे रहेगी, ठीक है। जी जो है नारंगी को छोड़कर सभी रंगों के टोपे देख सकता है, अब देखो जी जो है यहाँ पे है और नारंगी को छोड़ के सभी, तो नारंगी हो सकती है इसके नीचे हो, इसके अलावा सबको देख पा रहा है, तो मतलब जो 6 कलर है वो सबको देख पा रहा है। यदि ई जो है जामुनी रंग की टोपी पहने, ई जो है जामुनी रंग की टोपी, देखो ये जामुनी की हो गई, ये मान लो ई जो है जामुनी रंग की टोपी पहने, तो ऐप द्वारा पहनी हुई टोपी का रंग क्या है। अब देखो ऐप का पूछा अपने को, अब देखो ध्यान से देखना, यहाँ से ऑप्शन से काटते जाओ, उसे भी पता लग जाएगा, ठीक है। ABCD व्यक्ति 7 व्यक्ति जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, देखो यही मेन चीज़ है, ये अपने को बोल दिया ऑलरेडी कि यहीं पे इसी क्रम में खड़े हैं, ना कि ऐसा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसा होता है कि देता नहीं है, तो ये ऐसे ही खड़े हैं। देखो छोटा पेन यूज़ करो, ABCDE
F O G, ठीक है। तो इसी क्रम में खड़े हैं। जी जो नारंगी छोड़ के सभी देखते हो, ये नारंगी हो गया, ठीक है। तो नारंगी तो आंसर नहीं होगा। F द्वारा टोपी पहनी हुई। E जो है जामुनी पहनता है, ठीक है। D के सामने देखो नीली और हरी है, तो देखो ध्यान से देखना, A B C में से कोई नीली और हरी होगी, तो नीली और हरी भी, तो स्वाभाविक सी बात है जो किसके बारे में पूछ रहा है, ऐप तो ये तो नहीं पहनेगा, नीली नहीं पहनेगा, ठीक है। अब कहे तो पहन सकता है बैंगनी और या लाल पहन सकता है, पर देखो डी के बाद में बोला है कि डी के नीचे ई जो है बैंगनी और पीली को देख पाता है। ई जो है, अब देखो ई यहाँ पे है बैंगनी, तो ऊपर ही आएगा बैंगनी भी, तो स्वाभाविक सी बात है ऑटोमेटिक सी आंसर आ गया। तो देखो ना यहाँ पे जो मेन चीज़ थी, इसको ध्यान से पढ़ना। बहुत बार अपन क्या होता है, ये मान लेते हैं कि ये नहीं दिया। देखो जी 7 व्यक्ति जो इसी क्रम में पंक्ति में खड़े हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो ये चीज़ थोड़ा माइंड में रखना, बस फट से आंसर आ जाएगा। और ये ऑप्शन एलिमिनेशन वाला तरीका अपनाया करो, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ रख लो। देखो सीसेट में अपने को एक्यूरेसी पे काम करना, ये चीज़ हमेशा माइंड में रखना, ठीक है। आगे देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो जो याद करो, ये 6ठी क्लास का क्वेश्चन है। अब आप लोग लग रहा होगा कि आपको कैसे पता सर, उसमें याद करो, उसमें जो एक्स का डाटा का यूज़ करता है उसी से होगा। एक मेज़ पर लाल, हरे और पीले रंग की कुछ गेंदें रखी हुई है, ठीक है। कुछ वर्ड ध्यान समझना, जितनी पीली गेंदें हैं उतनी ही लाल गेंदें हैं। तो मान लिया मैंने येलो गेंद 2, तो रेड भी कितनी हो गई 2। पीली गेंदें हरी गेंदों से दुगनी है। येलो जो है तो मान लो कि ग्रीन कितनी मैंने मान लिया 1, 1 की दुगनी 2, तो लाल गेंदों की संख्या क्या है। तो लाल गेंदों की संख्या तो भाई सब की बात तो 2 ही है। अब देखो ध्यान से देखना है, ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। पीली और हरी गेंदों से, हरी गेंद की जोड़ की जितनी है, अरे नहीं ये तो फिर 3 हो जाएगा, नहीं गलत। हरी गेंद से दुगनी है, हाँ ये बात सही है, ये भी तो 2 गुनी है, 2 ही तो है, आगे आंसर। पीली गेंदों से हरी गेंदों को घटाकर जो संख्या, अरे नहीं 1, ये अगर इसमें से 2 में से 1 घटा दोगे तो 1 आ जाएगा ना, नहीं बताई जा सकती। ये लो देखो आंसर फट से। अब मुझे बताओ इसमें क्या था, जोड़ बाकी देखो, ओनली बस नंबर मान लो, फट से आंसर आ जाएगा। ऐसे तो फिर लेके बैठे ही रहोगे। नंबर कोई भी मान ले, हाँ नंबर कोई भी मान सकते हो आप, पर ज़्यादा ट्राई करो, छोटा से छोटा नंबर मानो, तो चीज़ें ईजी होगी आपके। समझ में आ रहा है पूजा? जितने क्वेश्चन, कोई डाउट वाले क्वेश्चन आए, पता लगा कुछ? जी सर। मेरे अनुसार तो अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जिसमें तुम लोगों को फंसना चाहिए था। अभी तक एक भी सर क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिए थे, इससे पहले जो अभी बताए थे उसमें कुछ पढ़ने में गलती किए होंगे बस, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि रैंकिंग वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये चीज़ याद रखना, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान। देखो एक चीज़ याद रखना, अभी इसमें गलती मत करना, याद करो जब बचपन में आप स्कूल जाते थे तो जब वो रैंक लिस्ट लगती थी तो ऐसे लगती है ना रैंक लिस्ट, टॉप 1 टॉप 2 ऐसे करके लगती है ना, तो ऐसे ही लिखना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना माइंड में, ठीक है। तो ये याद रखना कि किस सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें। देखो एक बालक का 20वां स्थान है, तो ये मना लिया अपने 20वां, तो इससे ऊपर कितने लोग होंगे 19। 45 है, टोटल 45 है, तो स्वाभाविक सी बात है इसके पीछे कितने होंगे, 45 में से 20 घटाओ, कितना बचा 25, इसके पीछे 25 रहेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जब 2 और बालक प्रवेश लेते हैं, अब देखो 2 बालक और प्रवेश ले लिए तो 47 हो गए, ध्यान से समझो टोटल बच्चों की संख्या। तो वहाँ एक स्थान नीचे हो जाता है। अब ये देखो ध्यान से समझना, 20, अब देखो ध्यान से, अब एक नया बना रहे हैं तो ये एक स्थान नीचे हो गया, तो ये 21वें पे चला गया, तो इससे इधर कितने हो जाए 20, और इधर यहाँ कितने हो जाएंगे 26 हो जाएंगे, ठीक है नीचे। तो उसका अंत से नया स्थान देखो 26 तो इसके नीचे, तो ये कौन सा होगा 27वां, आ गया फट से आंसर। बस एक एक इन्फॉर्मेशन को मैं फिर बार बता रहा हूँ, यही यूपीएससी पेपर, देखो मैं फिर बार बता, यूपीएससी पेपर इसीलिए ऑनलाइन नहीं लेता है, इसमें एक एक लाइन एक एक वर्ड को पढ़ना पड़ता है, तब जाके आंसर आता है। और यूपीएससी यही चाहता है, क्योंकि कल आप ब्यूरोक्रेट बनोगे तब एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, कल कानून बनाओगे, सब कुछ करना, नेता लोग इसीलिए कानून बनाते हैं, आपको ही बनाना है, ठीक है। अब आगे देखो, 8 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ते हुए चोर का पीछा 10 किलोमीटर घंटे की चाल से दौड़ता हुआ पुलिस वाला कर रहा है। याद करो कल वाला सेम क्वेश्चन है। यदि चोर पुलिस वाले से 100 मीटर आगे हैं तो चोर को पकड़ने में पुलिस वाले को कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखना, मैं इस क्वेश्चन के बहुत ईजी ट्रिक बता रहा हूँ, कल भी अपन किए थे, उसी तरीके का ट्रिक है।
देखो एक चीज़ याद रखना है बस, वो सबसे पहली चीज़ समय बराबर दूरी बटा चाल, सबसे पहली चीज़ यही फॉर्मूला लगेगा। समय पूछ रहा है, ठीक। अब देखो ध्यान से, चोर जो है पुलिस वाले से कितना मीटर आगे हैं, 100 मीटर आगे हैं, तो ये 100 मीटर ही तो कवर करनी है अपने को, ध्यान से समझना, ठीक है। चाल, अब चाल क्या लेनी है वो चीज़ ध्यान से समझो। ये भाग रहा है 8 किलोमीटर चाल से चोर, और पुलिस भाग रही है इसको 10 किलोमीटर, तो कितना तेज, मतलब पुलिस जो है 2 किलोमीटर ज़्यादा तेज भाग रही है उससे, तो 2 किलोमीटर ही तो जो है उसको पकड़ेगी। ये 100 मीटर को जो पूरा करेगा वो कौन है, 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो याद रखना ये 2 किलोमीटर तो करोगे, किलोमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, ठीक है। तो ये चाहो तो बताओ अमित, अब किलोमीटर पर हावर को मीटर पर से, इसमें किस में, मीटर प्रति सेकंड में हो जाता है 5/18। और यहाँ पे बात ये है ना कि यहाँ पे मिनट में है, तो मिनट में कैसे चेंज करोगे, इसीलिए मैं बोल रहा था अमित वो मत रटो, ध्यान से समझो एक ही चीज़ को। ये देखो 2 है, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर को पहले चेंज करो मीटर में, कितना आया 1000 मीटर, ठीक है। अब किलोमीटर, ये देखो हावर्स है, हावर्स घंटे में, घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट, समझ में आया। तो एक एक चीज़ देखो, यूपीएससी फंसाएगा, आप बच्चों की तरह करते हैं। अब देखो 18/5 फिर क्या करते हैं अमित उसका, वो तो मिनट पर सेकंड में चेंज हो जाता है, 18 मीटर प्रति सेकंड में 5/18। हाँ फिर, और आवर प्रति मिनट में हो जाता है, ये क्या बोलते हैं 18/5। अरे तो समझो यहाँ मिनट दिया है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर क्या करते हैं आगे आप, बात ये तो समझने वाली है, ठीक है। देखो 3 0 से 3 0 गया, 2 से गया 3, आ गया आंसर 3 मिनट। इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला ज़्यादा रट, यूपीएससी यही चाहता है रटना, इस चीज़ों को समझो ना आराम से। किलोमीटर को चेंज करो मीटर में, 1000 मीटर, हावर्स को मिनट में चेंज करो, 60 मिनट, आ गया मिनट में चाहिए अपने को, ख़त्म, आ गया आंसर फट से, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, समय बराबर दूरी बटा चाल, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब याद रखो, देखो दूरी दिया है, अब समझ बात है, जो उनके बीच में जो स्पीड का जो डिफरेंस रहेगा वही तो कवर करेगा उसको, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, कल भी अपन ऐसे किए थे, उनके बीच में जो डिफरेंस था उसी से किए थे अपन, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर दूरी तक चलती है, ठीक है। कोई भी स्पीड है उसे चल रही है, ठीक है। तब अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिक की औसत चाल से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। मान ले पहले x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, ध्यान से देखना, और तब वह अपनी प्रारंभिक चाल से 6 किलोमीटर पर घंटा की अधिक की औसत चाल से 72 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि उसे पूरी यात्रा संपन्न करने में 3 घंटे लगते हैं तो रेल का प्रारंभिक चाल, मतलब x किलोमीटर का पर का उसका चाहिए मान। कुछ ही नहीं है, वापस से वही सेम चीज़, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। अब देखो अपने को टोटल समय दे दिया है, तो बस ध्यान से देखना, टोटल समय दे दिया, कितना दे दिया, 3 आवर, 3 घंटे दे दिया। दूरी स्टार्टिंग की 63 किलोमीटर की दूरी उसने तय की x किलोमीटर प्रति की स्पीड से, फिर जो 72 किलोमीटर की दूरी तय की उसने, वो कौन से सी, x + 6 से, समझ में आया? अरे समझ में आया मैंने कैसे किया, दूरी बटा चाल ही लिखा है, पढ़ो इधर। कोई रेलगाड़ी किसी औसत चाल से 63 किलोमीटर दूरी तक चलती है, मैंने मान लिया वो x है, x स्पीड चल रहा था। तब अपनी प्रारंभिक चाल से, प्रारंभिक चाल क्या थी, x से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो x + 6, तो औसत चाल 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और दोनों जो टाइम लिया गया है वो पूरे बता दिया, पूरी यात्रा संपन्न करने में 3 घंटे लगते हैं, तो बस आ गया समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये 3 आओ तो हटाओ। अब देखो इधर देखो 3 हो गया, इधर कॉमन लोगे तो ये x हो गया, ये x + 6 हो गया, और इधर देखो ये 63, ये x + 6, ये प्लस 72 + x, ठीक है। और इधर ये गुणा होके आ जाएगा, x² + 6x हो जाएगा, ये 3 से गुणा हो जाएगा, 3 6 18, ठीक है। और इधर जो है ये गुणा हो जाएगा 63x प्लस अब देखो 6 से, ये 6 से गुणा करो, 36 18, 80 लगे 1 6 37 378, ठीक है, प्लस ये 72x, ठीक है। अब देखो इनको जोड़ लो, घटा लो, बस वही चीज़ करना क्या, देखो 3x² हो गया। अभी देखो ये तो 18x है, अभी देखो ये 72x और 63x है, ठीक है। तो ये जोड़ोगे इसको, कितना हो जाएगा ये 72 और 63 को जोड़ लो, 3 2 5 135, ठीक है। जब इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में से इसमें 18 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 117,
कितना आएगा? जी जी 117। कुछ गलती हुआ है क्या? ठीक है, और ये इधर जो आएगा ये माइनस का 378 आ जाएगा। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बस इक्वल टू 0। अब 3 से भाग दे दो, 3x², 3 3 9 2 3 9 27। ठीक है, 3 का इसमें भाग दो, 3 1 3 3 2 3 6 18, बस आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना। अब देखो इसका गुणनखंड करो, गुणा करने पे आना चाहिए 126 और जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 39। तो कैसे करोगे? अब देखो इसका गुणनखंड करने का तरीका, एक तो आप श्रीधर आचार्य विधि लगा सकते हो। आप देखो x प्लस माइनस यहाँ पे क्या लिखते हैं? श्रीधर आचार्य विधि पता है नहीं है? चलो ठीक है, मैं डायरेक्ट तुम्हें ऑप्शन का यूज़ करना सिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो इधर। देखो अब अपने को देखो ये आ गया ना, x² माइनस 39x। अरे एक तरीका और है इसका, बहुत शॉर्टकट तरीका होता है वो। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अपने को ऑप्शन दिया है 42 66। अब देखो 66 का पाड़ा बोलो, 66 के पाड़ा बोलने से तो कभी 126 नहीं आएगा। ठीक है, 33 का बोलो कुछ नहीं, 42 का देखो, 42 इंटू 3 करो, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 126 आ गया। बस सीधी सी बात है। तो x² माइनस की संख्या आनी चाहिए, तो ये अपन ले लेंगे 42x प्लस 3x माइनस 126। ठीक है, x कॉमन लोगे तो x माइनस 42। ठीक है, यहाँ से प्लस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 42 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे x माइनस 42 और एक x प्लस 3। अब देखो कभी भी जो स्वाभाविक सी बात है चाल, अब देखो x बराबर 42 आएगा और एक माइनस 3 आएगा, तो चाल तो कभी नेगेटिव आएगी नहीं, तो इसको नहीं लेंगे अपन, इसको लेंगे। आंसर आ गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने याद करो, मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन वाले बेसिक है, दो ये यही काम आ रहा है वो। समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होनी चाहिए। इससे देखो मैं फिर बता रहा हूँ, समय बराबर दूरी बटा चाल से इससे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब ये सबसे टफ क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बहुत इजी है, परंतु बस ये चीज़ यार, इससे ज़्यादा टफ नहीं आएगा, इससे ज़्यादा टफ आया भी नहीं है। आप उठा के देख लेना कोई से भी पेपर, समय बराबर दूरी बटा चाल से सबसे इजी क्वेश्चन है। अब आ जाओ, देखो ये फटाफट सोल्व। आप देखो इसमें मैं वो कितनी बार मैंने पैटर्न बताया, पैटर्न देखो ये कहाँ से गया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, तो स्वाभाविक बात है वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन, ये तो गया। ठीक है, अब ये देखो इसको पकड़ो, ये कहाँ गया, यहाँ गया। ठीक है, फिर ये यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, तो अब अपने को पता चल गया ये यहाँ जाएगा। ठीक है, तो किस में जा रहा है? इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, बी में आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ यार अगर पैटर्न पकड़ना, बस ध्यान से, कभी गलती है पर ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वो ज़माना गया, रीजन मैंने बता दिया था। इधर देखो फटाफट से होगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, तो क्या आएगा? नीचे काटो। अपने सब में नीचे आ रहा है, वो छोड़ो, अब इसको देखना पड़ेगा अपने को। ये देखो इधर लोड हुआ है। ठीक है, फिर इधर जा रहा है, फिर वापस इधर आए, तो वापस से इधर आएगा, आंसर सी। ठीक है, आ जाओ अब अगला। अभी देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ध्यान से देखना। देखो इस वाले में देखो ये ऐसे थे, ये ऐसे करके ऐसे है। ठीक है, अब ये इसको क्या किया, इसको उठा के, ठीक है, यहाँ पे इसको इधर ले आया है और इसको ऐसे पलट दिया, मतलब समझ रहे हो ना, ये ऐसे कैसे रखा है और इसको लेके ऐसे कर दिया है और उसको उल्टा करके ऐसे कर दिया है। ठीक है, ध्यान से देखना है, थोड़ा ऑब्जर्व करने वाला क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है ये। तो इसमें इन्होंने क्या किया है, इसको इधर लाया है, इसको इधर लाया है और इसको ऐसे पलट के ऐसे किया है और इसको पलट ऊपर पूरा पलट दिया है। ठीक है, इसमें ऐसे किया है। ठीक है, अब इसमें देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, इसको इधर ले आया है, सेम रखा है और ये बस इसको यहाँ लाके उल्टा कर दिया है इसको। ठीक है, मतलब इसको यहाँ लाके उल्टा कर दिया है। ठीक है, अब इसको देखो, इसने इसको ऐसे पलटा, इसको ऐसे किया और इसको पलट के ऐसे कर दिया और यहाँ पे ऐसे बीच में रखा। ठीक है, अब सोचो यहाँ पे जो लगा था वही चीज़ लगेगी। अब देखो ये यहाँ पे इसको बाहर रखा था, या देखो यहाँ अंदर है, यहाँ पे भी अंदर है, फिर इसको बाहर रखा है और बाहर रखा है तो किधर, लेफ्ट की साइड में रखा है। ठीक है, लेफ्ट की साइड में देखो यहीं दो ही चांस है, यहाँ रखा है, ये दोनों, ये ऑप्शन तो गया काम से। अब देखो यहाँ पे देखो इसने क्या किया था,
इसको पलटा था, इसको पलट के ऐसे किया, देखो यहाँ पे इसने ऐसे था, इसको पलट कर ऐसे किया, तो ये इसको ऐसे है तो ये ऐसे करेगा। तो किस में ऐसा हो रहा है? इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो ये गया काम से। अब देखो इसको कैसे पलटा था, इसको ये ऐसे था, फिर एकदम पूरा पलट के ऐसे कर दिया था। ये देखो ऐसा है तो इसको पूरा पलटेगा, पहले पूरा उसके पलट देगा, देखो, और इसकी दिशा भी चेंज कर देगा, ऐसे होगा, ऐसे। ऐसे किस में हो रहा है? नहीं हो रहा, बी आंसर। तो बस यही चीज़ है, थोड़ा ध्यान से पकड़ना पड़ेगा चीज़ों को, ऐसे नहीं होता है। अब देखो ये क्वेश्चन 2022 में रिपीट हुआ, सेम 2022 में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, सेम। बस इसमें ग्राफ दिया, उसमें ग्राफ नहीं दिया था, बस पकड़ने वाली बात यही थी। बस इस क्वेश्चन को जिसने सोल्व कर लिया होता वो कर लेता। अब ध्यान से देखना ये बस आलेख को पढ़ने की बात है, ध्यान से देखना। एक्स पुरुष एक स्थिर चाल से काम करते हुए एक विशेष कार्य को वाई दिन में पूरा करता है। ध्यान से देखना, एक्स पुरुष है, मतलब मान लिया मैंने 2 पुरुष है, ध्यान से समझना ये चीज़ को, और वो 4 दिन में कोई काम को कंप्लीट कर रहा है। इन आरेखों में से कौन सा एक इसके संबंध में दर्शाता है? ध्यान से देखना। पहली बात दिन नेगेटिव नहीं जाएंगे, पुरुष नेगेटिव नहीं जाएगा, काटो, आरेख 1 नहीं कटेगा। अब देखो पुरुष है, पुरुष चलो ठीक है 2 थे मान लो, यहाँ पे मान ले 2, ठीक है, और वो 4 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो कभी भी ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, वो पुरुष काम से ही बढ़ते जाता, दिन से ही उल्टा दिन कम होगा ना। ध्यान से समझो, जैसे मान लो 4 दिन का काम था, एक दिन कुछ काम किया तो फिर काम घटेगा ना, फिर 3 दिन का काम बचेगा, फिर 2 दिन का काम बचेगा, फिर 1 दिन का काम बचेगा, ऐसे बनेगा ना कोई ग्राफ बनेगा तो, ठीक है। ये ऐसे नहीं होगा। ये देखो ये सबसे बेस्ट है, पुरुष थे 2, काम था देखो 4 दिन का, फिर हुआ 3 दिन का, फिर 2 दिन का, 1 दिन का, सही बात है, आलेख 4। और यही सेम क्वेश्चन 2022 में है। दैट इज द बिहाइंड, इसके जो लॉजिक है, इसी सेम लॉजिक पे यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया, 2022 में जाके देख लेना, सेम लॉजिक पे। अगला देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, 3 और 7 10, इनको जोड़ोगे 3 7 10, 2 6 8, इनको जोड़ो 2 2 4 4 8, 7 3 10, तो सब ऐसी बात है, एक्स बराबर कितना आना चाहिए? 9, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। अगला देखो दूसरा तरीका, 3 का क्यूब करोगे प्लस 7 का क्यूब करोगे, जोड़ोगे तो 370 ही आता है। 2 का क्यूब कर लो, 6 का क्यूब कर लो, 224 आएगा। अब देखो x का क्यूब कर लो प्लस 1 का क्यूब कर लो, ठीक है। अब 730 बराबर कर दो, तो कर लो उधर घटा के 1 गुण एक्स क्यूब बराबर 700 गुणित। याद करो, मैंने इसी दिन के लिए याद करवाए थे। अब किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है? ये 9 का क्यूब है, याद करो। इसीलिए अब ये याद नहीं, मैंने इसीलिए याद करवाए थे आपको, याद करो। मैंने जो भी काम करवाया भाई वो एग्जाम के लिए ही काम करवाया। आप लोगों ने लापरवाही लिया होगा तो उतना ही भुगतोगे परिणाम। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। अब ये बताओ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है नहीं है, ये स्क्वायर वाला वो सब। अब ये मत समझो डब्बे में दे दिया तो कोई क्वेश्चन बदल जाएगा, क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, 4 कारें हैं, 6 रुपये प्रति किलोमीटर की दर, मतलब 1 किलोमीटर चलती है तो 6 रुपये खर्च करती है, और 40 प्रति लीटर डीजल की लागत पर किराए पर ली गई है। ठीक है, मतलब हाँ देखो ध्यान देखना, जैसे मेरा अभी भाई है ना चुनाव की ड्यूटी में, मतलब ऐसे लगा था गाड़ी चलाने में, ध्यान से समझना। तो एक तो पैसा देते हैं कि आपको भाई जो आपका पर डे कितना किलोमीटर गाड़ी चलाओगे आप, तो ये देखो ये कमाई वो 6 रुपये, ठीक है। और आपके जो गाड़ी में आप डीजल भराओ, आपको पर किलोमीटर का प्रति लीटर जो है 40 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना। अब ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, एक चीज़ मत कर लेना इसको। 6 रुपये किलोमीटर, 40 रुपये। हाँ, 40 प्रति लीटर, आपको जितना लीटर डीजल मान लो कि अभी इधर देखेंगे, ध्यान से देखना। अब ये कार ए है, ये इतने किलोमीटर पर लीटर चली, इतने किलोमीटर चली, ठीक है, पर लीटर 8 किलोमीटर चली थी पर लीटर, ठीक है, इतना घंटे चली, ठीक है। कुल भुगतान उसको इतना हुआ, ठीक है। और ये है बी ने, ये 10 किलोमीटर पर लीटर चली है, ठीक है, ये 25 घंटे चली है, ठीक है, 1950 रुपये टोटल भुगतान हुआ है, ठीक है। ये 9 चली है, ये 24 हुआ है, ठीक है, इतना हुआ है, ठीक है। ऐसे करके अधिकतम औसत चाल बनाए रखी, ठीक है। अब अधिकतम औसत चाल बनाए रखी, स्वाभाविक सी बात है, जो कम पेट्रोल पे ज़्यादा दूरी चला उसे स्वाभाविक सी बात है, वही एवरेज स्पीड जो है बोलते हैं माइलेज कितना अच्छा दे रही है, वो है उसकी बात आती है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, कौन सी कहानी अधिकतम औसत चाल बनाए रखी, ठीक है। अब इसको देखो, एक तो तरीका अपन जैसे एवरेज कैसे निकालते थे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी को जोड़ दो, उनको 4 से डिवाइडेड कर दो, ठीक है।
अगर अपन उस तरीके से करेंगे तो 8 10 कितना 18 18 और ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, तो 38 आ रहा, ठीक है। उससे नहीं छोड़ो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा है जिसमें आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, और याद रखना इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे, अपन इसमें कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से देखना, इसको मल्टीप्लाई करो आप 6 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से, ठीक है। तो 8 इंटू अगर उस तरीके से करोगे आप, और 40 रुपये प्रति लीटर की घंटा चला है, देखो डीजल की लागत, ये कुल भुगतान उसको हुआ है, तो ये पेमेंट जो हुआ है उसको 6 डीजल, ठीक है, और 40 डी प्लस 8 इज इक्वल टू ये ऐसे करके 21 इंटू 20 है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है देखो ये तो है ही, उसको पर डे का कितना देगा, उसको 6 रुपये देगा पर डे का। अब यहाँ पे दिन तो अपने को दिया नहीं है, नहीं प्रति किलोमीटर का भैया 6 रुपये। हाँ सॉरी 6 प्रति किलोमीटर की दर से, ठीक है, और 40 प्रति लीटर की दर से। जितने लीटर भरवाएगा उसको 40 रुपये देगा। अब देखो 8 से इसको डिवाइडेड करोगे तो ये मान लो कि एक दिन का निकल के जो भी है 20 घंटे का जो है, 20 घंटे प्लस समझ एक दिन के बराबर ही, तो मतलब एक दिन से कम है। अब यहाँ से है ना आपको ना, मतलब रुक जाओ, क्या गाना फॉर्मूला देखो, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, बस ध्यान से समझना। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर लीटर, तो ये क्या किलोमीटर वैसे नहीं दिया ना, दूरी वाला लीटर दिया। समय दिया अपने को ना, समय दिया है, समय अपने को दिया है 20 घंटे, ठीक है, और अपने को कुल भुगतान दिए है, ठीक है। किसी ने किया है ये क्वेश्चन, कोई है ऐसा? मैं तो फंस गया था, छोड़ के आगे होगा। हाँ तो वही समझदारी है, वही मैं समझदारी इसी है। को तो कह रहा, मैं इसमें फंसा, मैं तुरंत छोड़ दिया, फोन इतना पे लगाया। किसी ने किया है? यही नहीं हुआ है क्वेश्चन। चलो ठीक है, सुनो। हाँ अब थोड़ा मुझे याद आ रहा है, अब थोड़ा मुझे लगता है याद आ रहा है कि 8/20 बराबर 2120 हाँ? करके ऐसे करके चारों, जैसे कि 8/20 और क्या बोलते हैं 8/20 बराबर 2120। कैलकुलेशन करने पे कितना आता है, उसी तरह ABCD का निकालना पड़ेगा, वही आंसर होगा मेरे ख्याल से, मैंने किया था। हाँ देखो सुनो इधर, आंसर इसका आएगा, ध्यान से देखो, देखो मैंने मान लो कि डिस्टेंस, ध्यान से देखना, ठीक है। ये इसको देखो कुल भुगतान किया गया, देखो ध्यान से देखना, इसको मान लो कि ये कुल भुगतान किया गया है, ठीक है, ये कुल भुगतान है। तो कुल भुगतान क्या है, एक तो है कि 40 रुपये लीटर से तोड़ लो ना इसको। सुनो श्री, 40 प्रति लीटर डीजल की लागत पर, ठीक है, तो ये जो है प्रति जो लीटर है खर्चा आ रहा है, तो इसको तो भाई 40/8 करोगे इसको, ठीक है, 8 पंजे 40, ठीक है, तो डायरेक्ट निकल ही जाएगा। कि मील में दिया, मील दूरी जो है किलोमीटर पर लीटर, प्रति लीटर में मतलब इतने 1 किलोमीटर चला है, मान लो कितने भी किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, उसके बारे में दिए है। तो ये मान के चलो 8 किलोमीटर चला तो 1 लीटर का जो खर्चा है वो आया है। ये भी गलत है क्या, मतलब देखो इसका जो है मेथड ये है 40/8 प्लस 6D, क्योंकि 6 ये है 6 प्रति किलोमीटर की दर से, ठीक है, बराबर 2120। यहाँ से आप निकालोगे डे, मतलब डी की वैल्यू जो आएगी जो 192 पॉइंट्स करके कुछ आएगा, फिर इसमें जो डिवाइडेड हावर्स के हिसाब से करोगे तो वो निकल के आएगा अपना अधिकतम औसत चाल। अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे निकाला इसने, बस अब देखो मैंने पहले बोला था हर एक एग्जाम में ना एक आध क्वेश्चन छोड़ने लायक होता है छोड़ भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। देखो कुछ क्वेश्चन तो मैं पहले बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो छोड़ने ही पड़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम औसत चाल बनाए रखें। सर कंफ्यूजन हो गया है, अब वापस से लौट के आना लास्ट में इस क्वेश्चन पे। चलो ठीक है, छोड़ो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इधर निम्नलिखित दिन आते हैं, देखो तो ये तो बहुत, देखो इसका तो मैं बहुत सारे तरीके बता सकता हूँ। देखो 12 को
भाग दो, 84 में कितनी बार गया? 7 बार। 7 को 2 से गुणा करो, 14 आ गया। अब यही फॉर्मूला सब में लग रहा है, 9 का भाग दिया 9 इंटू 9 दूनी 18, 11 8 8 दूनी 16, तो आंसर आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। इसको बहुत तरीके, इस क्वेश्चन को मैं बहुत तरीके से करवा सकता हूँ। ठीक है, आप चाहो तो। अब देखो इसको, देखो ये 7 इंटू 2 भी जैसे दिया है बीच वाला 9 9 81 9 9 18 होगा। जैसे 9 9 81 81 और 9 9 जोड़ोगे तो 18 आ गया। 9 फिर ये सब पे लागू होना चाहिए ना, वो चीज़ याद रखना हमेशा। 1188। हाँ, वो ऐसे नहीं होगा। नहीं, वो तो only- ठीक है, यही तरीका है, इसे भाग दो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, तो यही तरीका। एक तरीका और सिखाता हूँ, ध्यान से देखो। 12 इंटू 14 करो, ठीक है, और उसको 2 से भाग दो। ठीक है, तो कितना है? 7 7 12 7 84। बात वही है। 18 इंटू 9 करो, 2 से भाग दो, 9 9 81। देखो अब 11 इंटू एक्स मान लो इसको, ठीक है। 2 से डिवाइडेड करोगे, इधर 88 है, तो वापस से वही 88 इंटू 2 हो जाएगा। और 11 से पार्ट करोगे तो 8 है, 8 दूनी 16, वही बात है मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। आगे देखो, अरे ये देखो इधर है ना, ये ऐसे है 11 इंटू एक्स अपॉन 2 बराबर 88। अब ये 2 उधर चला जाएगा, वज्र गुणन विधि। 11 इंटू एक्स 88 इंटू 2। अब 11 को इधर ले जाओ नीचे, 11 8 8 दूनी 16। ठीक है, तो देखो ये देखो, ये देखो मैंने पहले बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन में आराम से जो है सेम को पकड़ो, एक को पकड़ो, क्यों दो जगह दी है। ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें पॉजिटिव निकालना पड़े तभी आएगा आंसर, ऐसे नहीं आएगा, अपन अज्यूम नहीं कर सकते। अब जो एक के पास कौन कौन से है? 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो इसका मतलब एक का पॉजिटिव क्या हो गया? 5। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक 5 का पॉजिटिव तो एक तो आएगा ही नहीं। देखो फट से आंसर आ गया, 2 3 करने की जरूरत ही नहीं है आगे। समझ में आया? क्योंकि 5 के जस्ट इधर होगा ना एक, यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता। जैसे फट से किया आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखो और तरीका है। 3 दोनों जगह कॉमन आ रहा है, 3 से निकालो। 3 के पास क्या है? 1 है, 2 है, 5 है, 6 है। इसका मतलब 3 का पॉजिटिव क्या होगा? 4। तो हाँ, 3 का पॉजिटिव वो यहाँ पे आ सकता है, तो ये यही आया। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ पकड़ लो, 6 को पकड़ लो। 6 को पकड़ोगे तो देखो 6 को पकड़ोगे तो 6 के पास क्या है? 1 है, 4 है और 5 है, 3 है, तो क्या नहीं है? 2। तो 6 का पॉजिटिव क्या होगा? 2। तो 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, बस हो गया फट से आंसर। ठीक है, अब देखो ग्राफ वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे भी बहुत बार आएगा ये क्वेश्चन, मतलब ग्राफ वाले आएंगे। और मैं 8th क्लास का चैप्टर बताया था, वहाँ से डायरेक्ट ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं सारे के सारे। ठीक है, ध्यान से देखना। लिंग अनुसार दिया हुआ है, देखो ध्यान से देखना। पहले तो ग्राफ को रीड करना सीखो। ये पुरुषों को बताया है, ठीक है, ये फीमेल को बता रहा है। ये जो भौतिक के अध्यापक है उनमें से बताया है। एक विद्यालय को चुनिंदा विभाग में प्राध्यापक को लिंग अनुसार संख्या दी हो। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले समझने की होती है, इस ग्राफ को समझने की होती है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया है? ये दिया है भौतिक प्राध्यापकों की जो आयु है। अब देखो भौतिक के प्राध्यापक टीचर, इसमें जो महिलाएं भी देखो, अभी पता भी लग रहा है, ये 32 जो है मेल फिजिक्स के टीचर है। ठीक है, और जो 8 है महिलाएं हैं। अब इनमें भी इनका एज ग्रुप दिया है कि कौन कितनी कितनी एज ग्रुप के हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से देखना। भौतिक के कितने प्राध्यापक 35 से 44 की आयु के, मतलब ये। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखना, टोटल टीचर कितने में? 32 और 8 40 का 40% निकालो, फट से आंसर आ जाएगा 16। टोटल का देखो याद रखना, टोटल करना, पहले 32 8 है 40। अब 40 का कितने, उसमें 40% जो है 35 से 44 के बीच में। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित में से किस एक विभाग में स्त्री पुरुष अनुपात सबसे अधिक है? आप ध्यान से देख लो, भाग देख लो। यहाँ पे 32 फीमेल है, मेल है, और 8 फीमेल है, तो 8 चौके ये रेशियो आया 4। गणित में देखो 28 और 8, 28 से 8 का भाग दोगे, 8 के 24, ये 3 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पे तो उल्टा ज़्यादा वो हो गया, यहाँ पे तो महिलाएं ज़्यादा है, तो ये तो और ज़्यादा कम आ जाएगा। वनस्पति विज्ञान में देखो, यहाँ पे भी उल्टा आ जाएगा, यहाँ पे उल्टा आ जाएगा। यहाँ देखो 24 है और ये 8 है, ये तो 3 ही आ रहा, तो सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है? फिजिक्स में ही आ रहा है। समझ में आया? डायरेक्ट भाग देना कुछ भी नहीं है। मनोविज्ञान के सभी प्राध्यापकों में स्त्रियों का प्रतिशत, ध्यान से समझना। अब देखो यही चीज़ समझने वाले गलती मत कर देना बस। मनोविज्ञान है, ये रहा, इसमें सारे टीचर गिनो पहले तो। ये देखो ये 6 है और ये 4 है, टोटल 10
10 है, मतलब टोटल टीचर मेल और फीमेल को मिला के 10 है, ठीक है। अब उसमें से पूछ रहा है कि स्त्रियों का प्रतिशत कितना है। अब देखो स्त्रियाँ कितनी है, 6 है, तो भाई सबासी बात है, 10 को मानो 100, तो 100 में से, ठीक है, और इधर कितनी थी, मतलब 6 है ना, तो 100 में से कितनी होगी 60%। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करते हैं, टाउ तो डायरेक्ट 6/10 इंटू 100% कर लो, 0 गया, 60% आ गया। समझ में आया? ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, परसेंटेज उसका, ठीक है। अभी देखो, यदि भौतिक के 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या, अब ध्यान से देखना, 25 से 34, 25 से 34, ठीक है, 25 से 34 के एज के जो है उसके बारे में बता रहा है, तो ये मतलब इसके बारे में बात कर रहे हैं, 30% वालों के बारे में, ठीक है। 25 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस आयु समूह के भौतिक कुल प्राध्यापकों की 25% है। कुल प्राध्यापकों को 25% है, तो 35 से 35 आयु समूह में भौतिक पुरुष अध्यापकों की संख्या क्या है। अब ध्यान से देखना, इसका एक मैं तरीका सिखाता हूं, जो भी पूछे अब देखो ध्यान से देखना, उस आयु समूह के भौतिक कुल प्राध्यापकों को 25% है, ठीक है। मान लिया मैंने x है, वो उसका 25% है, ठीक है। किसका है? 25 से 34 आयु समूह में भौतिक पुरुष प्राध्यापक संख्या का। अब देखो 40 है, 40 का निकालो आप, 25 से 34, पहले टोटल निकालना पड़ेगा, 30% निकालो इसका, 30% निकालोगे, 0 गया 12, टोटल है 12। उसमें से आपको पूछ रहा है पुरुष प्राध्यापकों की संख्या क्या है, ठीक है। यदि भौतिक के आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस आयु समूह के भौतिक कुल प्राध्यापकों का 25% है, कुल का 25% है, तो ये 12 का 25% है ना। रुक जा कुछ गलती हो गया, रुको 4 8, नहीं कुछ तो गलती हुआ है, रुक जाओ, ठुक तो लैंग्वेज थोड़ा बस ये चाहिए यार, लैंग्वेज को थोड़ा पढ़ने में गलती मत करना। नहीं देखो सुनो, क्वेश्चन पढ़ने की बात है, पहले देखो, यदि भौतिक के 25 से 34 आयु समूह की स्त्री प्राध्यापकों की संख्या उस आयु समूह के भौतिक कुल प्राध्यापकों का 25% है, तो 25-34 आयु समूह, देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, पहले निकाल दो टोटल। अब टोटल अपने कैसे निकाले थे, 40 का 30% निकालो, तो 40 का 30% ये टोटल अध्यापक आ जाएंगे, कितने आगे 12, ठीक है। अब इसमें से ध्यान से समझना, इसमें से पूछ रहा है कि जो फीमेल है, ध्यान से समझना, जो फीमेल है इस 12 का वो 25% है, नहीं मतलब उस आयु समूह के भौतिक कुल प्राध्यापकों का 25% है, कुल का 25% है ये, ठीक है। तो 25/100, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 गया 3, तो ये तो आगे स्त्रियों की संख्या, 12 में से कौन है, 3 तो है फीमेल, तो मेल की संख्या पूछ रहा है, तो मेल कितने होंगे, 9, आंसर 9। ये समझ में आया? मैं फिर बता दूं, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, याद रख लेना। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ठीक है। यदि मनोविज्ञान के प्राध्यापकों की संख्या विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों, ध्यान से देखना, मनोविज्ञान है 4 है और 6 है, टोटल 10 है, प्राध्यापकों की संख्या तो टोटल तो 10 है, ठीक है। विश्वविद्यालय में कार्यरत कुल प्राध्यापकों का 2%। अब मान लो कि अपने ये है जो 10 है, वो किसको दिखा रहा है, ध्यान से देखना, ये चीज़ जो भी यहाँ पे लिखना होता है 2%, पर ये पूछ रहा है अपने को कितने का, 100 जिसको चाहिए होता है उसको यहाँ पे लिखते हैं अपन, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ याद रखना, तो ये 2% का मान दिया हुआ है अपने को 10, ठीक है। तो 100% का मान पूछा, 2 से काटोगे 5, तो टोटल 500, ये चीज़ याद रखना। अब देखो ना, इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है, कैसे, वो ध्यान से देखना। जो लास्ट वाले मैंने पैटर्न लगाया ना, देखो पूछ रहा है पुरुष प्राध्यापकों की संख्या, ठीक है, 25 से 35 आयु समूह की, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा अपने को, पर अपने को जैसे टोटल का पता है, 12 पता है, ठीक है, और ये कितना है 25% है ना, तो 75% का मान चाहिए ना, हाँ ठीक है। अपने को चाहिए 75% जो पुरुष है, 25% तो महिला है ना, 75% पुरुष है, तो अब काटो, देखो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 तिया, ठीक है, 3 3 या 9, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, तो ये चीज़ याद रखना। ये बहुत अच्छा पैटर्न है, ध्यान से समझो, जिसका निकालना होता है वो आता है ऊपर, और जो दिया होता है, ये जो दिया होता है उसका मान होता है यहाँ पे, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अब आगे देखो, ये शायद आखिरी के 1-2 क्वेश्चन बचा है हमारी, अब आगे तो शायद नहीं है अभी भी है, ठीक है। देखो अभी तो देखो मैंने फिर बार बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे गोला है, यहाँ पे तरबूज चतुर्भुज है,
ये गोला है चतुर्भुज है, गोला है चतुर्भुज है, तो क्या आएगा? गोला आएगा पहली बार, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन गया। अगला देखो, यहाँ पे देखो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, यहाँ पे देखो ये चेंज हो रहा है सीक्वेंस। ये थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा इसको, एक एक चीज़ को, ठीक है। ध्यान से देखना है इसको, बस ऑब्जर्व करने वाली बात है, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है सारे के सारे, परंतु यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ये दो तो सारे नहीं, ये सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यहाँ पे सारे के सारे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है। इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसने आगे क्या किया है, चेंज किया कुछ। अब ये अपन जो चेंज है इसके बिहाफ में देखेंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब इसने देखो इसको तो घुमा दिया है, इसको तो पलट दिया है इसने, ऐसे कर दिया है, इसको ऐसे ही रहने दिया है और इसको ऐसे ही रहने दिया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखो इसको सेम रहने दिया है और इन दोनों को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब आगे देखो इसमें क्या किया है, इसको चेंज किया है, इसको चेंज किया है और इसको भी चाहिए, इसमें तीनों को चेंज कर दिया है इसने, ठीक है। अब यहाँ देखो यहाँ पे भी इसको चेंज किया है, ठीक है, इसको रहने दिया है, इसको रहने दिया, तो मतलब ये वाला पैटर्न देखो, यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे दोनों को सेम रखा था, देखो यहाँ दोनों, फिर आगे क्या किया था, इसको सेम रखा, इसको देखो अब इसको सेम रखेगा, तो ये तो ऐसे कैसे आएगा, तो ये तो गया, ये ऑप्शन गया, ये गया ऑप्शन, ठीक है। तो अब देखो ये तो दोनों को सेम रखा है, अब इसमें देखो इनको दोनों को चेंज कर दिया था, अब इसमें देखो इसको दोनों चेंज कर देगा, तो ये दोनों देखो यहाँ पे इसको सेम रख दिया, तो गलत, ये आंसर आ गया। और ये एक ये जो पहले वाली आकर थी वही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी होती है, ऑब्जर्वेशन वाली बात है। ठीक है, अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मैं फिर बताता हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, मैं अभी बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन है, सर इसके आगे तक कोई क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये आगे भी रिपीट हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। तो पहला देखो, एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 असवर्ण सिक्कों पर एक सवर्ण सिक्का है, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसे लिख सकते हो रेशियो के अनुसार, मतलब गोल्ड का सिक्का है 1, तो नॉन गोल्ड के सिक्के कितने हैं, 3 है, मतलब एक सिक्के पर 3 का रेशियो चल रहा है, तो 2 गोल्ड सिक्के लेंगे तो 6 नॉन गोल्ड हो जाएंगे, ऐसे करके है रेशियो, ठीक है। ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं, ठीक है, ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं और सवर्ण तथा असवर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है। इस सूचना के आधार पर ढेर में कुल सिक्कों का संख्या अब क्या हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ याद रखना, इसका एक तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। देखो आखिरी में जो ये अनुपात दिया है ना, 1:2 ये आखिरी का दिया है, तो ये 3 अनुपात से भाग जाना चाहिए, क्योंकि 27 डिवाइड कर रहे हैं तो वो एकदम परफेक्ट हो रहा है। तो देखो 3 से भाग कौन जाएगा, 80 तो जाएगा नहीं 50 जाएगा, तो आंसर तो इन्हीं में से आएगा। एक तरीका ये है क्वेश्चन सोल्व करने का, और ये चीज़ें अपनाया करो, मैं फिर बताता हूँ, बहुत क्वेश्चन के नज़दीक पहुँच जाओगे, ठीक है। अब ये तो हो गया, अब मैं ऑप्शन से करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना। वो वाला मेथड भी है, उससे भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। पहले ऑप्शन मेथड से देखो। अब तो ध्यान से देखना, ये बोल रहा है, ठीक है, ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं और स्वर्ण तथा असवर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। अभी 1:2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है, मैंने मान लो 90 को लिया, ठीक है, ध्यान से देखना, 90 को मैंने लिया, इसमें जो है देखो स्वर्ण का, तो मतलब गोल्ड का मैंने मान निकालना है, तो 1, ठीक है, टोटल में से निकालना है, ये टोटल का ही मान दिया ना, 30 में काटूंगा तो ये कितना आ गया 30, तो 30 आगे गोल्ड अपने पास, ठीक, ध्यान से देखना। तो बचे हुए क्या रहेंगे, नॉन गोल्ड, तो ये आ गया 60, ठीक है। अब इनका रेशियो निकालोगे तो 1:2 आ गया, ये बात तो सही है, ठीक है। तो वो तो ऐसे भी वही आता है, कोई बात नहीं। अब मेन बात है, इससे पहले वाली कंडीशन में जाओ, अब क्वेश्चन में ढेर में 10 स्वर्ण सिक्के और डाल दिए जाते हैं, तो मतलब इसका मतलब है 30 थे, ये बाद में डाले गए, ठीक है। तो इससे पहले कितने थे, 20 थे, ठीक है, 20 थे। जब 20 थे और उधर जो है इनका रेशियो ये 60 थे नॉन गोल्ड, ठीक है, ध्यान से समझना। तो 1:3 रेशियो आ रहा था, और ये स्टार्टिंग में अपने को यही दिया था, यही रेशियो आना चाहिए, एकदम सही हो गया, आंसर अपना आ गया। अब तुम बोलोगे नहीं सर आप 60 को लेके देखो, ठीक है, 60 को लेके देख लेते हैं अपन, 60 को लेकर दिएगा तो 1/3 करोगे तो ये आ गया 20, ठीक है, 20 और 40 का रेशियो आ गया। अब इसमें से 10 घटा दो तो 10 आ गया, और ये इधर आ गया 40। अब देखो ये रेशियो तो 1:4 का आ रहा है, क्योंकि आना चाहिए कितने का, 1:3 का, इसलिए ये गलत हो जाएगा, आंसर अपना आ गया। तो ये था ऑप्शन मेथड से, ठीक है। अब इसको विस्तारित रूप से देखो ध्यान से।
देखो देखो गोल्ड और नॉन गोल्ड का जो रेशियो है स्टार्टिंग में दिया हुआ है 1:3, ठीक है। जब गोल्ड में अपन 10 जोड़ देते हैं और नॉन गोल्ड में जो अनुपात हो जाता है 1:2, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इसको चाहो तो x मान लो, या नहीं मानो तो ऐसे भी कर लो। मान लो इसको x सही है, ठीक है, x मान के करोगे तो फटाफट हो जाएगा, और क्या है उसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है इसको x मानोगे तो नॉन गोल्ड का और उसका, इस दोनों इक्वेशन से मतलब ये है कि यहाँ से देखो, यहाँ से दो इक्वेशन x और y मान लो, ठीक है, छोड़ो x y माना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बराबर y हो जाएगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे x हो गया, ये y हो गया, तो ये y उधर गया 2x + 20 बराबर y, ठीक है। y का मान वहाँ पे रख दो, ठीक है। तो 3x बराबर 2x प्लस ये कितना हो गया 20 हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अब x बराबर 20 यहाँ पे रख दो, 20 40 40 60 आ गया, ठीक है। ये तो है जब कंडीशन, जब अपन ने वो किया था, ठीक है, 10 सिक्के नहीं मिलाए थे तब उस कंडीशन में ये था, तो ठीक है। बाद में बोला 10 सिक्के और मिला दी तो ये कितना हो जाएगा 30, और ये रहेंगे कितना 60, तो टोटल हो जाएगा 90, 1:2 अनुपात आ जाना चाहिए, तो आ गया 90, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आया? अरे कुछ बोलोगे? जी। ऑप्शन मेथड पर नहीं, ये तरीका भी सीखो, ये तरीका भी आना चाहिए। अब देखो ये 10वीं क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो मैंने बताया भी था, और ये है ना, यही सेम क्वेश्चन 2018 में मिलेगा आपको, है ना, ध्यान से देखना, यही सेम क्वेश्चन। और याद करो मैंने ये है ना 10वीं क्लास का क्वेश्चन भी मान सकते हो ये 8वीं क्लास का जो स्क्वायर वाला जो है वो वाला। एक माली के पास 1000 पौधे, ध्यान से समझना, वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो, मतलब वर्ग का क्वेश्चन है, परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए उसको कम से कम कितने और अधिक पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। अब ध्यान से देखना मैंने क्या बोला था, अभी परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है। तो सोचो 1000 से पहले देखो 30 का क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, 30 × 30 कितना आ जाता है 900, ठीक है। तो उसके बाद में सोचो 900 से, क्योंकि 1000 है और पौधों की इसको आवश्यकता पड़ेगी तो और ज़्यादा है, ठीक है। तो 32 × 32 सोचो, 32 × 32 सोचो, तो 32 का डायरेक्ट गुणा कर लो, 32 दूना कितना हो गया 24, ठीक है। 32 कितना हो गया 96, 96 102, 1024, सीधी सी बात है। अब देखो 31 का तो बनेगा नहीं, 31 का एक बार करके देख लो, 31 × 31 करके देखो, 31 × 31 3 ये कितना हो गया 31 × 93 हुआ ना, 93 3 जोड़ो 96, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। अभी देखो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब एक 33 का भी करके देख लो, 33 × 33 करके देख लो, 33 99 9, 33 99 100 कितना जाएगा 108, 1089, यहाँ पे दिया भी नहीं है, सीधे कम से कम बोला है, तो कम से कम चाहिए, तो अपने पास कितने चाहिए 1000 है, 24 और चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो बस आंसर आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन रिपीट होगा 2018 में जाके, अरे मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होंगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे 6 के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अरे आगे जाके रिपीट भी हुए हैं। अब आगे देखो, किसी विद्यालय के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक निष्पादन हेतु 700 की राशि में 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं। अब इसे तो मैं 2 मेथड से करा सकता हूँ, याद करो मैंने APGP वाला समांतर श्रेणी से भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। 700 राशि में 7 नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने हैं, यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से 20 कम है तो पुरस्कार का न्यूनतम मूल्य क्या होगा। अब देखो मैंने हमेशा बोला न्यूनतम जो ले लेना, तो ये काट दो, इसे जस्ट बड़ा वाला लो। अब मैंने देखो 40 लिया, ठीक, ध्यान से देखना। अब इससे अगले वाला हो जाएगा 60 रुपये का, इससे अगले वाला हो जाएगा 80, कितने बांटने 7 पुरस्कार बांटने, 7 तक करते रहो, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 120, कितने हो गए 3 2 5, ये हो गया 140 160, 3 3 6 7 हो गया, जोड़ लो, ये टोटल 700 आ जाने चाहिए, 0 6 10 18 18 तो 20 20 1 30, 3 4 5 6 7 आ गया आंसर। ये ऑप्शन मेथड जो फट से हो जाता है, ऑप्शन से हो जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ यही सेम क्वेश्चन रिपीट होगा आगे जाके, अब ये 2016-17 में आया हुआ है यही सेम क्वेश्चन, अगर आपने यही कॉमन सेंस लगाया होता तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी बनेगा, मैं फिर पहले बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो एक तरीका देखो ये दिया आपने को पदों का योग, और याद करो मैंने उस टाइम भी पढ़े थे अपन 2a + n - 1/d
इजिकल टू, ठीक है। तो ये तो दिया है 700 अपने को इसका मान, ठीक है। 7 नगद पुरस्कार प्रदान करने, तो n का मान दिया अपने को 7, ठीक है। यदि प्रति पुरस्कार पीछे उसके पिछले पुरस्कार से 20 कम है, तो ये क्या दिया, सार्वंतर d बराबर 20। अब सबाई सी बात है, पुरस्कार न्यूनतम मूल्य मतलब a का मान, तो इसमें समीकरण में रखो, आ जाएगा 7/2 2a, a का मान निकालना है, 7 में से 1 घटाओगे तो 6 गया, 6d 20 का मतलब 120, ठीक है। अब देखो ये इधर कर लो, मल्टीप्लाई 1400, 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14 a प्लस 12 सत्ते 84, ठीक है। 840 में से घटाओगे तो ये कितना चले जाएगा, ये 1400 में से 840 घटा लो, अगर मान लो कि 800 होता तो ये कितना चले जाता, 600 में से अगर मान लो फिर 40 और घटा लो, 560 आ गया, 560 में 14 भाग दे लो, 14 में पहले 14 चुका 56, आ गया डायरेक्ट 40 आंसर। अभी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, अब ये बच्चों की तरह करते मत रहना, ठीक है। तो देखो ये दूसरा मेथड भी मैं बता दिया हूँ, और याद करो सेम पैटर्न में क्वेश्चन पूछा है, और मैं फिर बार बता रहा हूँ, आगे भी पूछा यही क्वेश्चन, 2 बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन जाके आगे, ठीक है। आगे देखो याद करो इस टाइप के क्वेश्चन अपन किए थे, मैं फिर बताऊँ, देखो पैटर्न रिपीट है, ऐसा नहीं कोई अलग क्वेश्चन पूछ रहा। किसी पद के लिए 120 आवेदकों में से 70 पुरुष है, ध्यान से समझना एक एक चीज़, ये जब मैंने उस दिन भी कराया था, सेम क्वेश्चन है। 70 मेल है तो सबाई बात, फीमेल कितने हुए, 50, कुछ सोचना भी नहीं है। और 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ध्यान से समझना। तो 40 के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पता लग गया अपने को। ड्राइविंग लाइसेंस धारी पुरुषों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या के बीच में, याद करो पहले वाला सेम क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से देखना, 80 के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, मैंने सोचा कि सारे के सारे पुरुषों को मिल गया, तो मैक्सिमम कितना जाएगा पुरुष, 70, ठीक है। अब देखो अगला कंडीशन देखो, मैंने सोचा कि 50 के 50 फीमेल को दे दो, फिर भी कितने बच जाएंगे, 30, तो वो 30 किसको जाएंगे, मेल को ही जाएंगे। तो मेल को मिनिमम मिल सकता है 30, मैक्सिमम मिल सकता है 70, तो 7:3 आंसर। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, और मैं फिर बार बता रहा हूँ, ये आगे भी आए हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, और ये रिपीट होते हैं 11-12 से, देख, ठीक है। अब ये देखो, ये दैट इज द बेसिक कॉमन सेंस पेपर, ये मतलब अब इसमें कोई मैथ नहीं काम करेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, पगला जाओगे। एक तरीका है वो भी मैं बताऊँगा, पहले इसका कॉमन तरीके सोचो। एक ये तो घर में तुम खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। एक गैरिसिन में 1000 सैनिकों के 1 महीने का भोजन था। अभी महीने के चक्कर में मत फंस जाना कि सर हम 30 दिन का ले, 31 दिन का ले 1000 सैनिकों का खाना है, ध्यान से समझना, 1000 सैनिकों का 30 दिन का मान रहे हैं अपन, ठीक, ध्यान से समझे। 1 महीने का भोजन था, 30 दिन के लिए था, 1000 सैनिकों के लिए था। 10 दिन के बाद 1000 अतिरिक्त सैनिक गैरिसिन में शामिल हो गए, ठीक है। बचे हुए भोजन से सैनिक कितने दिन काम चला सकेंगे। अब देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी। अब देखो सोचो, मान लो ये सोचो 1000 सैनिक का जब 30 दिन चल रहा था, तो अपने को मान लिया कि भाई पर डे जो है 1-1 दिन का चल रहा है। अगर सोचो 2000 व्यक्ति हो जाते तो ये ऑटोमेटिक 15 दिन का हो जाता, सही बात है नहीं, 15 दिन, 2000 व्यक्ति होते पहले दिन से ही, तो ये 15 दिन का हो जाता ना। अभी बोला कि 10 दिन बाद में आए, अब देखो तो 27 बात 20 दिन, तो 20 दिन का कितना दिन बचेगा, आधा, 10 दिन आंसर आ गया, तो सोचना भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ दूसरा मेथड इसका देख लो, एसएससी क्वेश्चन है ये। अरे ज़्यादा एसएससी चक्कर में मत पढ़ो, यूपीएससी का अपना लॉजिक होता है, ये कॉमन सेंस नहीं हो रहा। और वो तुम उस दिन बुक भेजे था ना, उठा के फेंक दूंगा मैं तेरे को। यूपीएससी क्वेश्चन करना है तो भाई ज़्यादा उधर एसएससी चक्कर में मत पढ़ो ना, पगला जाओगे फिर, ठीक है। ये देखो M1 D1 और M2 D2, ये फॉर्मूला लगता है इसमें। जैसे M1 कितने व्यक्ति थे, 1000, कितने दिन चलता, 30 दिन, ठीक है। M2 कितने व्यक्ति हो गए अब, 2000। अब डे का ही तो निकालना है, अब देखो इसको डिवाइडेड कर दो 2000 से, मतलब D2 निकल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 15, पर 15 ये कब थे, ठीक है। अगर ये इसको अपन वो पूरा कंप्लीट मानते, पर 10 दिन बाद में आया ना, तो यहाँ पे माइनस करेंगे अपन, ये तो 30 दिन का था ना, तो यहाँ पे 30 दिन, तो 10 दिन तो निकल गए, तो ये 20 दिन का बचेगा ना, 20 दिन का बचा था इनका, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, तो ये कितना आ जाएगा, 10 दिन आ जाएगा, समझ में आया। क्योंकि देखो ये बचा जो खाना उसके बारे में पूछ रहा है, 30 दिन नहीं ले लेंगे अपन, यहाँ पे 20 दिन लेंगे, बचे हुए खाने के बारे में बात कर रहा है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये लगता है फॉर्मूला, ठीक है। अगला देखो, ये भी देखो कॉमन सेंस है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप परसेंटेज वाला निकालो उस तरीके से, ध्यान से देखना।
मैं कॉमन सेंस से करूँगा इसको। अरुण की मोटरसाइकिल में टंकी भर पेट्रोल 10 दिन चलता है। ध्यान से समझना, टंकी फुल है तो 10 दिन चल रहा है, ध्यान से समझना ये चीज़। यदि वह प्रतिदिन 25% अधिक उपयोग शुरू कर देता है तो टंकी भर पेट्रोल कितनी, अब देखो समझो, 25% डेली का ज़्यादा कर रहा है, दूसरे दिन कितना करेगा, 25 और ज़्यादा हो जाएगा, तीसरे दिन कितना गौर करेगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, चौथे दिन कितना करेगा, 25। अभी देखो 4 दिन में होने में लग रहा है 1 दिन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, फिर ये 25 करेगा, 25 करेगा, 25 करेगा, 25 करेगा, ठीक है। तो सबाई सी बात है 8 दिन में ये 2 दिन का ख़त्म कर देगा, तो सबाई सी बात है 10 दिन जहाँ ख़त्म होने थे अब 8 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें इतना कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैं फिर बता रहा हूँ, ये जोड़ बाकी है, अब इसको मैथ मत बनाओ, यूपीएससी वो चाहती भी नहीं है, अब कॉमन सेंस से क्वेश्चनों को सोल्व करो, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अभी देखो आखिरी क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 6 घंटे में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर, ये देखो अभी कॉमन सेंस, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं नहीं चाह रहा कि आपको फॉर्मूले से बताऊँ, वो उन चक्करों में मत पढ़ो, नहीं तो पगला होगे फिर आप, ठीक है। एक व्यक्ति 6 घंटों में किसी दूरी को एक तरफ से पैदल चलकर, ध्यान से देखना, ये कोई दूरी मान ली मैंने ए और बी। अब वो बोला कि एक व्यक्ति 6 घंटों में किसी दूरी को एक तरफ से तो पैदल चल गया, ठीक है, ध्यान समझना, पैदल, अरे इधर से आते हुए गाड़ी से, पैदल प्लस गाड़ी, ये मिला के कर रहा है 6 घंटे में, ध्यान से समझना इससे। वह उस दूरी को दोनों तरफ पैदल चल के 10 घंटों में तय करता है, दोनों तरफ पैदल प्लस पैदल बराबर कितना, 10, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 पैदल, तो 2 पैदल बराबर 10, तो पैदल बराबर 5, ठीक है। अब यहाँ पे रख दो 5 पैदल का मान, तो गाड़ी का मान कितना आ जाएगा, 1, तो दोनों तरफ गाड़ी चलाकर उसकी दूरी तय कर, तो सोचो एक तरफ जा रहा है तो उसको लग रहा है 1 घंटा, तो दोनों तरफ गाड़ी से चलाएगा तो कितने लगेंगे, 2 घंटे। कितना इजी क्वेश्चन है दैश, जब मैं फिर बार बता रहा हूँ 6ठी क्लास के क्वेश्चन। 2 पैदल प्लस कितना बताया आपने, अरे 2 पैदल बराबर 10, तो अभी पैदल का मान निकालना, रही वही बात है, 2x बराबर 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10/2 5। सेम चीज़ क्वांटिटी होती है, जब x प्लस एक्स तो जुड़ जाता है ना, 6ठी क्लास से सिखाया गया है, ठीक है। अब आ जाओ वो क्वेश्चन, ये रहा देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन छोड़ने लायक होता है तो घबराओ मत, एक आध मैं पहले बता रहा हूँ, और अभी नए पैटर्न में 4-5 क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं, और वो आदत डालो तो फंसे रहोगे, ठीक है। आपने करवाया था पिछली बार को छुड़वा दिया तो बोलते छोड़ दो, पिछली बार ही मना कर दिए थे इस क्वेश्चन को, तो नहीं फंसना है ना, कुछ क्वेश्चन नहीं आते पिछली बार बहुत जोर करे थे, फंस जा रहे थे। ठीक है। देखो सुनो इधर, अब देखो एक तरीका तो मैं कॉमन सेंस वाला बताता हूँ, इसको कैसे करना, ध्यान देखना। अब देखो 8, ये जो लिखा हुआ है 8 किलोमीटर पर लीटर, मतलब स्वाभाविक सी बात है 1 लीटर में ये गाड़ी चल रही है 8 किलोमीटर, ध्यान से समझना। अभी मैं कॉमन सेंस से करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब सोचो 1 लीटर में ये चल रही है 8 किलोमीटर, ठीक है। ये जो चल रही है 1 लीटर में कितना चल रही है, 10 किलोमीटर चल रही है, ठीक है। ये चल रही है 1 लीटर में 9 किलोमीटर चल रही है, और ये चल रही है 1 लीटर में 11 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो हो गया, पर अपने को दूसरी चीज़ जो है पैसों को भी देखना है कि कौन जो है पैसे जो है उसको कम भुगतान करना पड़ रहा है, ठीक है, और कौन ज़्यादा यूज भी कर रहा है, ठीक है। अधिकतम औसत चाल बनाए रखी, ठीक है, ध्यान से देखना। अब इस तरीके से देखो 1 लीटर में चल रहा हो 11, ठीक है, किलोमीटर। अब देखो उसको जो चार्ज है उसको इसकी इस तरीके से दिया जा रहा है 6 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से, ठीक है। तो ध्यान से देखना, तो ये 8 जो अपने को देखो 40 प्रति लीटर डीजल की लागत पर, देखो 40 है लीटर पर डीजल की आदत, ठीक है। तो इसको उल्टा करोगे आप, ये लीटर पर उसके ऊपर आ जाएगा ना 40/8, और ये डीजल का प्राइस जो भी होगा, ठीक है, डीजल का प्राइस है तो अपने 4 प्रति डीजल की लागत पर, और ये 20 घंटे में, घंटे से तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखो और समय बराबर, ध्यान से समझना, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है, ध्यान से समझना। तो अपने को ये दिया समय, तो समय को अगर उधर चाल निकालनी है अपने को, तो चाल के लिए क्या चाहिए, दूरी,
ठीक है, ध्यान से समझना, दूरी बटा समय। अब आ गया ये आंसर, अब निकल जाएगा ये, वही तो मैं समझ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हो रही है अपन। और यही फॉर्मूला है, ठीक है। ध्यान से देखना अब, ठीक है। तो चाल निकालनी है अपने को, ठीक है। चाल के लिए क्या चाहिए अपने को? दूरी चाहिए। दूरी, अब देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे तो अपने को कहीं दूरी दिया नहीं है, ठीक है। अब उसमें से बोल रहा है ठीक है, ये तो 6 किलोमीटर प्रति की दर से जो उसको दिया जाता है, तो डिस्टेंस मान लिया अपन ने d है, जितना भी वो चला है d, ध्यान समझना, डिस्टेंस दी है, ठीक है। अब उसको ये d माना अपन ने, तो ये तो जो है इसको 40 प्रति लीटर के हिसाब से, तो 1 लीटर का कितना आएगा? तो 8 लीटर चल रहा है, मतलब सोचो, ध्यान समझना कि 1 लीटर में ये चल रहा है मतलब 8 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर निकालने के लिए 8 से भाग देंगे ना अपन, तो d इंटू 40/8, ठीक है, प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 6 से। क्यों? क्योंकि जितना भी दूरी चलेगा वो 6 रुपये के हिसाब से उसको मिलेगा, ठीक है। अब वो सब चाल निकाल लिए तो समय से भाग देंगे 20। अब ये कर लो आप, है ना, पूरा इससे निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब इससे, अब ये देखो यहाँ, सॉरी, अब ये तो ये आ गया अपना चाल, है ना, ठीक है। उसके अलावा अपने को ये टोटल जो भुगतान है ये उसके बारे में है, तो ये वाला जो है ना, इसको ये जो आखिरी में चाल अपन बाद में निकालेंगे, पहले अभी ये करो, ध्यान समझ। 21 इंटू 20, अभी ये पैसे निकाल रहे हैं ना अपन, तो ये है 40/8 इंटू ये डिस्टेंस है, प्लस ये जो 6 जितने भी डिस्टेंस कवर करेगा उसका, ये उसका इतना पैसा, ये उसका आ गया। अब इससे यहाँ से डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान आएगा यहाँ पे 192.72। अब मैं क्यों मना कर रहा था इस क्वेश्चन को करने के लिए, ध्यान से समझना। आपको हर इसके लिए, हर ऑप्शन के लिए चेक करना पड़ेगा, डी का मान आएगा, फिर डी में आप इस समय का भाग दोगे, तब जाके इसका ए का आएगा, ये आएगा 9.636 औसत चाल आएगी इसकी। ऐसे करके सबका निकालना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करना है। समझ में आया मतलब क्यों? क्योंकि एक एक ऑप्शन का आपको, ये देखो, पहले डी का वैल्यू निकालोगे, फिर उसके बाद में समय से भाग दोगे, तो नहीं करना है ये क्वेश्चन। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत टाइम टेकिंग, ये कम से कम भी मिनिमम 10 मिनट का क्वेश्चन है, तो ये महामूर्खता मत करना। मैं पहले बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन लग रहा है कि ज़्यादा उसमें हाँ लग रहा है, वो मत करना। हाँ बोलो। मैंने भेजा है, देखना जरा उसे, सही सोचा है क्या? नहीं, वो जो तरीका जो मैंने बताया ना, वही है इसका मेथड, अप्रोच वही है, इसमें वो भी नहीं लग सकता, इसमें कॉमन सेंस भी नहीं लग सकता। मैं फिर बताऊँ, यूपीएससी देता है, 1-2 क्वेश्चनों को फंसाने के लिए ही देता है। अच्छा, आप तो ये वो भी, अच्छा 21 इंटू 20, 8 इंटू 6 इंटू 40, 8 इंटू 6 इंटू 40, आप ये 8 इंटू 6 इंटू 40 कैसे? 1 लीटर में बोल रहा है ना 8 किलोमीटर, तो आपने नहीं, मुझे चलो छोड़ो, 6 रुपए ले रहा है, 40 पेट्रोल का आप ले रहा है। ये बताओ ना, जब तक वो नहीं डिस्टेंस, चलो छोड़ो, ये बताओ इससे रेशियो क्या, मतलब परसेंटेज कितना आ रहा है, वो सोल्व करते हैं ना आगे, क्या ए का सबसे ज़्यादा आ रहा है? आगे नहीं, तो फिर वो नहीं, फ्रैक्शन में आ रहा था, तो फिर उसके अकॉर्डिंग करा। जैसे अगर आप सोल्व करोगे ना, सब में इक्वल है, 40 है, तो 8 4 से 46, नहीं, वो सही तरीका 60 है, डिवाइड करेंगे तो हाईएस्ट तो यही रहेगा, देखो और ये आना लोएस्ट चाहिए, वाला देखो रहेगा। मेन बात है ना, 9.2 ऐसा आना चाहिए था, तो तरीका वो यही है। आएगा सर पॉइंट में ही, अरे वो बात आगे है, सोल्व करके भेजूंगी मैं। रुको 21 में करके देख लेता हूँ, अभी पता लग जाएगा। नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, मैं बता तो रहा हूँ ना। 40, देखो 0 0 कट गया, ठीक है। 4 से अगर मान लो 4 5 हाँ कट जाएगा, 4 5 20, 4 3 12, ठीक है। फिर आगे, अगर आगे तुम देखो, ये सब नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, किसी से भी नहीं कटेगा। अब ये 53 में तुम 48 का भाग दोगे तो नहीं, वो नहीं आएगा भाई, ये अलग ही आ रहा है। देखो ये मान ये आ रहा था, अलग जाएगा वो नहीं, वो गलत तरीका, गलत मेथड, ठीक है। वो तरीका नहीं, यही तरीका तो यही है। मैं फिर इसलिए तो बता रहा हूँ ना, इसको छोड़ना क्यों है, क्योंकि आपको हर के लिए डी निकालना पड़ेगा, फिर उसको फिर वापस भाग दो, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो मैं फिर आपका कितना आ रहा था सर इसमें? ये आएगा 9.636 आएगा ए का वैल्यू, और बी का आएगा 7.8, सी का वैल्यू आएगा 8.238, 8.23। सर 1 मिनट सर, आराम से बोलिए, बी का कितना आ रहा है? तो मैं बता रहा हूँ, ए आएगा 2120। देखो ए की वैल्यू आई है 9.636 औसत चाल, बी की आई है 7.8, सी की वैल्यू आई है 8.23, डी की वैल्यू आई है 8.55। लंबा प्रोसीजर है, नहीं वो आप जो लगा रहे हो उससे नहीं आएगा।
ठीक है, कल 2014 करके कंप्लीट आया करो, ऐसे को नहीं तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन सारे ट्राई करके आओगे तब फ़ायदा मिलेगा। मैं फिर बार बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन रिपीट होंगे 2014 के बाद में, फिर बार बता रहा हूँ। 48 क्वेश्चन का बी दे रखा है इसमें। किसका? जो यूपीएससी का आंसर अरे 2 आंसर उसके, 8 एक ही है इसमें। क्या बात कर रहे हो? बी। अरे तो आप करके तो बता दिए, इसका बाद में 2 आंसर आए हैं। तो मैंने वो कौन सा तरीका, दोनों तरीके से करवाया था, दोनों तरीके से तो 9 ही तो आंसर आ रहा है, उसे 9 ही आएगा। कुछ क्वेश्चनों का आंसर गलत है, नहीं आ रहा सर, पॉइंट में आ रहा है बट बहुत पॉइंट पे कम। नहीं वो नहीं, वो गलत तरीका ना, मैं जो बताया उसी तरीके से करना पड़ेगा उसको। चलो ठीक है, कल 2014 का बना के आना, ठीक है, कल करेंगे क्लास। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।